अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट अलीज़े के साथ। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और अपनी सुबह का आगाज़ मस्बत सोच के साथ कर चुके होंगे। और अगर हम मौसम की बात करते हैं ना, तो मौसम का हमारी तबीयत पर बड़ा असर होता है। अच्छा, मुल्तान में ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में आजकल मौसम की कोई सूरत हाल समझ नहीं आ रही। एक दो दिन पहले की बात करें तो बारिश हो जाती है, कभी दिल करता है तो बादल नज़र आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसमें ये भी है कि जो हमें वेदर अपडेट दी जाती है, जो हमें वेदर फोरकास्ट हमें बताया जाता है, वो वेदर कंडीशंस जो होती हैं वो अमूमन बदलती रहती हैं। जो हमें वेदर कंडीशंस बताई जाती हैं अमूमन वो वेदर कंडीशंस यहाँ पर नहीं होती। या तो टेम्परेचर में कमी आ जाती है या तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। और आजकल ह्यूमिडिटी इतनी बढ़ चुकी है तो इस वजह से गर्मी जो है वो टेम्परेचर अगर 33 या 35 डिग्रीज़ भी होता है तो हमें फ़ील होता है कि वो 42 45 तक एक्सीड कर चुका है। अच्छा, मौसम का जो असर है वो हमारी तबीयत पर बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, मौसम का तबीयत पर असर इस तरह होता है कि जैसे गर्मी या शदीद धूप होती है, जिस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो हमने देखा होगा तबीयत में थोड़ी सी आवाज़ारी, चिड़चिड़ापन और थोड़ा सा गुस्सा और एग्रेशन आ जाती है। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है, क्योंकि मुल्तान में तो हर वक्त जो है वो गर्मी रहती है और गर्मी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो अपने इस गुस्से को, थोड़ी एग्रेशन को कंट्रोल करें और अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छे से, अच्छी सोच के साथ, अच्छे अखलाक के साथ रहें। क्योंकि इंसान जो है वो दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका जो अखलाक है वो उसे जाने के बाद भी इस दुनिया में लोगों के दिलों में ज़िंदा रखता है। और इसी के साथ साथ जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर नईम मसूद साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट हैं और तज्ज़ियाकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ साथ मौजूद हैं बिलाल यूनुस, जो कि रिपोर्टर हैं रूही टीवी के। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे नईम साहब आप बताएं कि आप बड़े फ्रेश और एक्टिव लग रहे हैं। हमारे इस एज में भी हमारे अंदर ना थोड़ी सी एक्टिवनेस जो होती है और चुस्ती, इसकी कमी आ जाती है कहीं ना कहीं। लेकिन आपके अंदर मैंने ऑफ स्क्रीन भी नोटिस किया कि आप बड़े एक्टिव हैं, चुस्त हैं। तो क्या वजह है इसके पीछे? मुझे बताएं क्या वजह है सुबह सुबह आप मुझे मेरी उम्र का एहसास दिलाने में। आपसे कुछ 2-4 साल बड़ा होऊंगा भाई, और हो सकता है आप मुझसे बड़ी हो कैरेक्टर में। अभी आप बात कर रहे थे ना कि तबीयत का, मौसम का, तो मुझे एक, अगर आप इजाज़त दें, एक लाइटर नोट में, बिलाल आप भी इजाज़त दें तो एक छोटी सी बात मैं कर लूँ। ये जो आपने तबीयत के साथ जोड़ा है ना मौसम को, इसको थोड़ा सा नीयत के साथ भी जोड़ लें। ये हमारी नीयतों पे, हाँ बिल्कुल ऐसा बच्चों है। ने स्कूल जाना हो, ज़रा सी बूंदाबांदी हो, नीयत ख़राब। बिल्कुल ऐसा ही है, हम तो खुद ऐसे अच्छा, करते थे। आप सुबह सुबह आप कहीं ऑफिस जाना चाह रहे हैं, नीयत ख़राब। नीयत खराब। एक और बात, यानी तबीयत आपने दुरुस्त कहा, लेकिन उसके लेकिन साथ बाबा साथ नीयत नीयत भी। की भी बात है। ये जो आपने मुझे कहा ना, तो इस तरह बहुत सारी नीयत तो तबीयत पे डोमिनेंट हो जाती थी नीयत। ऐसे ही है। उस आपने कहा आप फ्रेश क्यों नजर आते हैं? ऐसे ही। मैं नीयत बांध के आता हूँ कि मैंने फ्रेश रहना है। हाँ। आप करके देखें, नीयत अच्छी हो तो तबीयत एकदम अच्छी हो जाती है। ये बात, लेकिन इससे एक मैं भी बात आपको मुत्तफ़िक़ हूँ। सुनानी है। और एक दिन मुझसे किसी ने पूछा, ये जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर की बात की ना, ये कहा जाता है जी फर्ज करें 40 और फीलिंग 45, ये क्या होता है? मैंने कहा कि आपकी बेगम आपकी बेइज्जती कर देती हैं और आपके गेस्ट बैठे हैं ड्राइंग रूम में, वो 45 पे होती है लेकिन आपको मेहमानों के सामने 55 पे लगती है। अच्छा, बहू के सामने बेगम ऐसी तैसी कर दे, वो 30 पे होती है, वो भी 55 पे लगती है। तो जो फीलिंग है ना, ये आप देखें, ये भी नीयत और तबीयत और मौसम। अच्छा, कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट बताया है आपने। फील्स लाइक और टेम्परेचर होता इतना है लेकिन वो फील्स लाइक ज्यादा लगता है। अगर मेहमानों के बगैर हो तो 35 ही लगेगा, अगर बहू के बगैर हो तो बेगम की वो जो सुबह सुबह लबकुशाई है ना, वो 35 ही लगेगी। दीगर दोनों सूरतों में वो 55 लगेगी, 65 तक भी बंदा बॉयल भी हो सकता है। चलें जी, अगर हमने टेम्परेचर की बात शुरू कर दी है तो आज की वेदर की सूरत हाल भी ले लेते हैं। हमारे साथ अहमर हैं। जी अहमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में मौसम की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो मुल्तान में गुज़श्ता 2 रोज़ से जो है वो मुल्तान शहर और गिरदनवा में तेज़ हवा चलने का सिलसिला जो है वो जारी है। तेज़ हवाओं
के चलने से जो है वो गर्मी का जोर जो है वो काफ़ी हद तक टूट चुका है, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो दर्जा हरारत में भी काफ़ी हद तक कमी देखने को आ रही है। इसके साथ साथ अगर मैं मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात करूँ तो मुल्तान में इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया, और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो कम से कम दर्जा हरारत भी 29 सेंटीग्रेड जो है रिकॉर्ड किया गया, और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 तक जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया। और इसके साथ साथ हवा में नमी के तनासुब के हवाले से बात करें तो हवा में नमी का तनासुब भी 71% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का मजीद ये कहना है कि मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में आइंदा 24 घंटों के दौरान तेज़ हवाएं तो ज़रूर चलेंगी, लेकिन बारिश की पेशन गोई जो है वो नहीं की गई। उनका ये कहना है कि मौसम जो है वो अबर आलूद रहने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया, और तेज़ हवाएं जो है वो चलेंगी, जिससे गर्मी का जोर जो है वो मजीद भी कम होगा। और इसके साथ साथ जो कम से कम दर्जा हरारत है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि 29 या 30 रोज़ाना की बुनियाद पर देखा जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, जैसे ही गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ हो रही है बदलते मौसम के साथ ही तिबी माहिरीन का भी कहना है कि शहरी जो हैं वो ख़ास तौर पर एहतियाती तदबीर पर अमल करें ताकि मुख्तलिफ पैदा होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। जी शुक्रिया अहमद, आपने हमें वेदर के बारे में अपडेट किया। अच्छा प्रोफेसर साहब, अभी जो मौजूदा सूरत हाल मुल्तान में चल रही है, हम अक्सर बात भी करते हैं तालीम। अच्छा, आपने नीयत और तबीयत की बात की तो उसमें तालीम भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तालीम का बड़ा किरदार है, और तालीम की वजह से एक मुआशरा आगे बढ़ता भी है, एक बेसिक नीड भी है हमारी। तो हमने और कुछ रिपोर्ट्स आई ऐसी रिसर्च के मुताबिक ये चीज़ नोटिस की गई कि मुल्तान में, जनूबी पंजाब में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में जो दाखिलों की तादाद है वो काफ़ी हद तक कम हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या वजह है? क्या मुआशी सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि लोग यूनिवर्सिटीज़ की या कॉलेजेस की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, या क्या वजूहात हैं? देखिए, जब भी आप हायर एजुकेशन की बात करते हैं उसमें कॉलेजेस भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बिल्कुल हैं, तो ये सिर्फ एजुकेशनल डिस्कशन नहीं होती। इसे मैं कहा करता हूँ इट्स एजोपोलिटिकल। एजोपोलिटिकल। आपकी यूनिवर्सिटियों को अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं पहले डिफ़ाइन कर दूं। बिल्कुल। हम आधी डेफिनेशन जानते हैं यूनिवर्सिटियों की। हम कहते हैं जहाँ पर इनोवेशन और रिसर्च हो, ऐसे ही है, इंटरनेशनलाइजेशन हो, और आप वहाँ पर बात करने की आज़ादी रहे, यानी डायलॉग हो। बिल्कुल। इट्स कॉल्ड यूनिवर्सिटी। नो, नॉट एट ऑल, इट्स इनकम्प्लीट। हम कहते हैं इनोवेशन भी हो, बिल्कुल, रिसर्च भी हो, इंटरनेशनलाइजेशन हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, ये सारी चीज़ें हो, बट देयर मस्ट बी ट्रांसफॉर्म्स ऑफ एथिक्स, नैरेटिव एंड सिविलाइजेशन। अगर आप इन तीनों चीज़ों को, सिविलाइजेशन को, एथिक्स को, और अपना जो नैरेटिव है, एक कौमी नैरेटिव होता है। वहाँ नैरेटिव क्या हो सकता है? भाई पढ़े, बेशक आप वहाँ बैठ के ये नैरेटिव बनाएं, भाई हमारे जो स्कूल से बच्चे बाहर हैं उन्हें स्कूल में लाएं, वहाँ नैरेटिव बनाएं। जिस तरह 14 अगस्त आ रही है कि हम में बुलवतनी होनी चाहिए, वहाँ नैरेटिव बनाएं, भाई साइंस है। तो ये जो नैरेटिव बिल्ड करना होता है, और फिर जब तक ये साथ नहीं लगाएंगे, जिसे उर्फ़े आम में आप कहते हैं तरबियत साजी, ऐसे ही। एक बात मैं आप और बिलाल के सामने, आप यंग लोग मुझे सुबह मिले हैं जिससे मेरी भी फीलिंग्स यंग हो गई। आप मुझे बताएं कि आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी दुनिया के किसी कोने में कोई मुल्क हो, मगरब में हो, मशरक में हो, सेंट्रल एशिया में हो, वहाँ मुआशरत ठीक ना हो और मुईशत ठीक हो जाए? सवाल ही पैदा नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसे ही। अगर आपकी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो आपके ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं है, आपको बौना बनाती हैं, आपको सोचने समझने का फिक्री माहौल ही नहीं देती, ऐसा ही है, तरबियत साजी नहीं करती, और यूनिवर्सिटियों में जिनको हम कहते हैं जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सब कुछ है, वहाँ मीडिया फॉर्मेशन, वहाँ पर इकोनॉमिक्स की फॉर्मेशन, और वहाँ पर सोशियोलॉजिकल जो एस्पेक्ट हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। तो इसका मतलब है यूनिवर्सिटी जिसने पॉलिसी साज अदारा बनना था वो भी नहीं है। पहले तो सिरे से इस डेफिनेशन पे आपकी यूनिवर्सिटीज नहीं उतर रही। अब दुनिया बन गई है ग्लोबल विलेज, हमने इस पे काम नहीं किया क्योंकि आपके यहाँ प्रायोरिटी नहीं है हायर एजुकेशन। सिर्फ जनूबी पंजाब में दाखिले नहीं कम हो रहे, ऑल ओवर द पंजाब दाखिले, ऑल ओवर द पाकिस्तान इवन
दाखले Okay. कम हो रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा, इसकी रीज़न भी बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी रीज़न ये है कि आप जब पॉलिसी बनाते हैं बहसियत मिनिस्टर, बहसियत सीएम, आप जब 1 करोड़ रुपए के लैपटॉप्स देते हैं, उसमें 3 करोड़ तो आप लैपटॉप्स के प्रोटोकॉल पे लगा देते हैं, आनियों जानियों पे, इश्तहार में। भाई वो यूनिवर्सिटी को दें, लैपटॉप वाइस चांसलर को दें, उन्हें भी बच्चों को पता चले, स्टाफ को पता चले वाइस चांसलर इंडिपेंडेंट है और हमारा इंडिपेंडेंट अदारा है। या आपने उसमें सियासत इन्वॉल्व करनी है या आपने पुट करनी है तो फिर ग्रांट बड़ी कर देना भाई, ऐसा ही है। आप ग्रांट बढ़ाएं, इन्वॉल्वमेंट कम करें। हमारे यहाँ इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल ज़्यादा है। और दूसरी तरफ जब आप पॉलिसी बनाते हैं, ये एडमिशन है, ये हमने फारसी शुरू की हुई है, ये हमने बायोटेक्नोलॉजी शुरू की हुई है, ये हमने दीगर जो प्रोग्राम्स हैं, इसमें हमारी खपत कितनी है, स्किल्स कितनी देनी है, ट्रेनिंग्स कितनी देनी है, ऑफ हैंड जॉब कितनी करनी है, इसको आपको मेडिकल कॉलेजेस की तरह चलाना होगा। देखिए 30 साल बच्चा हॉस्पिटल जाना शुरू हो जाता है, ऐसा ही है, उसकी ट्रेनिंग है। आपका काम है वाइस चांसलर का, मैं पहले वाइस चांसलर, लेकिन कसूर सारा वाइस चांसलर का नहीं है दाखिलों की। वाइस चांसलर का काम है फंड रेजिंग करें, ये बाद में बताऊंगा फंड रेजिंग कैसे वो कर सकता है। फिर उसका काम है कि वो अपनी मार्केटिंग करे यूनिवर्सिटी की। ये जो सोशल मीडिया पे आते हैं ना वाइस चांसलर मार्केटिंग के लिए, दिस इज नॉट बैड। मॉडर्न, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, अगर तुम अपनी जात की करते हैं कि आज मैंने फूलों वाला कुर्ता पहनना है, या आज मैं साड़ी पहन के आई हूँ, या आज मेरी टाई अच्छी है, दिस इज नॉट मार्केटिंग। वो कहें ये चीज है, लेकिन इस हो तरह तो मुफीद है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है कि उन्हें, उनका काम है यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग करें, ना कि उन्हें 2 साल आए हुए हैं, वो 4 साल के टेन्योर पे थे, वो अगले 2 साल में यही कोशिश करें कि अगला टेन्योर किसे। दिस इज नॉट मार्केटिंग। फिर उनका काम है कि कम्युनिटी सेंटर बनाएं। वो किस तरह है कि आप हैं, बिलाल है, या कोई बहुत बड़ा सिंगर है, या बहुत बड़ा कोई फैज़ अहमद फैज़ है इलाके का, कोई इकबाल है, उसको अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलाएं। बिल्कुल, वो लोग सब्जेक्ट हैं, कम्युनिटी के साथ हो, ताकि कम्युनिटी उसके साथ काम करे, इंडस्ट्रियल लिंक हो जा। ये चीज़ें सिरे से कोई नहीं है। अब फंड रेजिंग एक यूनिवर्सिटी किस तरह कर सकती है? 4 तरीके हैं। वो यूनिवर्सिटी 25% अपनी रिसर्च से कमाए, अपनी पॉलिसी बेचे, ये यूनिवर्सिटी पे फर्ज है। 25% वो एंडोमेंट फीस ले, जो अदारों को एफिलिएट किया जाता है, ठीक है, जो लोगों के दाखिले प्राइवेट होते हैं, ठीक है, इस तरह की फीसें 25% ट्यूशन फीस, जो यहाँ हमने जुल्म किया है, 25% 100% ट्यूशन फीस बच्चे से लेने की कोशिश की ये दाखिलों की एक बड़ी वजह आपके सामने आपने खुद जज कर ली। चौथी बात यह है कि 25% भी अगर सरकार देती है, जो कि सरकार पे फर्ज है, वो सरकार देती है। हम एचईसी की बात नहीं कर रहे, पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट की बात करते हैं। वो एचईसी जो है वो मरकज की है। ये 4 तरह के फंड यूनिवर्सिटी में आप बाकायदा एस्टैब्लिश कर लेते हैं, फिर आप फैसिलिटेट करेंगे स्टूडेंट्स को। अब स्टूडेंट रिसर्च नहीं करता, आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं, मेरा स्टूडेंट चाहता है, एक जुमला फिर मैं आपका सवाल लेता हूं, आप उसके आगे बंद बांध देते हैं, कभी सब्जेक्ट का, कभी सुपरवाइजर का, कभी टाइम पे उसका वाइवा नहीं होता। वो अगर लड़का है, वो अगर लड़की है, उसके पास इतना टाइम पड़ा है कि वो उस्ताद की बजाय बॉस को फेस करे। अच्छा सर, ये भी मामला है कि पहली बात तो हमें मास्टर्स तक स्टूडेंट्स पहुंच जाते हैं, उन्हें रिसर्च ही नहीं बताई जाती। अच्छा, इस मौजू पर भी मैं बात करूंगी कि रिसर्च करना क्यों नहीं सिखाई जाती, और फिर जब रिसर्च करना सिखाई भी जाती है तो उसमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती हैं एज अ स्टूडेंट। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। और बिलाल, आप मुझे बताइएगा कि आजकल एक और सूरत हाल जो सामने आई है, जो मैंने खुद भी विटनेस की है। अच्छा, अगर हम गैस की बात करें ना, तो गैस सुबह और शाम के औकात में जब आनी भी होती है तब भी नहीं आती, और गैस प्रेशर के इतने मामलात हैं कि आवाम बड़ा तंग है। बिल्कुल ऐसी है। तो वो मुझे बताइएगा, एक तो पाइपलाइंस का भी बड़ा मसला,
हमारे यहाँ मुल्तान में, रावलपिंडी में जितनी भी गैस की पाइपलाइंस डली हुई हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, तो उसमें गैस प्रेशर का भी मसला है, कोई अपग्रेडेशन नहीं हो रही, या जहाँ अपग्रेडेशन हो रही है वहाँ भी यही मामलात का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो क्या वजूहात हैं कि लोगों को मतलब वो एक जो कंफर्ट जोन मिलना चाहिए था, क्योंकि हमने तो ये सुना है और देखा भी है कि गैस पाइपलाइंस जो हैं वो नई काफ़ी इलाकों में डल चुकी हैं और अभी डल भी रही हैं, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन भी लोगों की यही है कि अब हमारे घरों में जो है वो गैस की सूरत हाल बेहतर हो जानी चाहिए, लेकिन बेहतर हो नहीं रही। इसके पीछे वजह क्या है? देखें अलीज़े, इसकी 2-3 बड़ी मेजर इश्यूज़ हैं गैस के कम प्रेशर की। गैस के कम प्रेशर की जो बड़ी वजह है वो गैस की पाइपलाइनें जो है वो मुल्तान के बेशतर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर बोसीदा हो चुकी हैं। मुल्तान, जैसे आपने बात की, मुल्तान और रावलपिंडी ये वाहिद 2 पहले स्टेशंस थे जहाँ सबसे पहले गैस पाइपलाइन डाली गई थी। मुल्तान शहर के अगर हम इलाकों की बात करते हैं तो उसमें गैस पाइपलाइन जो लोहे की पाइपलाइन डाली गई है और तकरीबन 30 से 40 साल जिन इलाकों में हो गए हैं गैस पाइपलाइन डाले हुए, उनके बोसीदा होने की वजह से गैस के लीकेज की वजह से गैस के कम प्रेशर का सामना रहता है। इस पर सुई नादन गैस कंपनी की जानिब से फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में तकरीबन 240 किलोमीटर जो है वो मुल्तान शहर के 15-20 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गैस के कम प्रेशर की शिकायत काफ़ी बढ़ गई थी, वहाँ पे ये लाइनें डाली गई हैं। लोग तो खाना बनाने से तंग है, और फिर ख़ास तौर पे सुबह का टाइम जिस वक्त लोगों ने ऑफिस जाना है, अपने कामों पे जाना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, तो वो एक बड़ा मेजर टाइम है। सुबह के टाइम और शाम के टाइम गैस की कम प्रेशर और लोड शेडिंग की बड़ी वजह ये है कि लोग घरों में कंप्रेसर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। अब अगर एक सोसाइटी में चले जाएं, वहाँ पे एक सोसाइटी में तकरीबन 100 घर हैं, 100 घरों में 10 घर भी अगर कंप्रेसर इस्तेमाल करें तो उनको गैस मिलेगी, वो सक कर लेंगे कंप्रेसर के ज़रिए गैस को। अब तकरीबन 90 के करीब घर ऐसे हैं जहाँ गैस मिलेगी नहीं। अच्छा, इस चीज़ पे एक तो सुई नादन गैस कंपनी की तरफ से टास्क फोर्स तश्कील दी गई है। अच्छा। जो रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो कार्रवाइयाँ करती हैं कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़, और इसके साथ जो इलीगल कनेक्शंस जिन्होंने सुई गैस के लगाए हुए हैं, क्योंकि 2021 से गवर्नमेंट की तरफ से गैस के न्यू कनेक्शंस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अभी तक जो है वो 2021 से अब तक जो है वो पाबंदी हटी रही है। इस चीज़ पे बहुत सारे ऐसे घर भी हैं जिन्होंने अपने कनेक्शंस जो है वो दूसरे घरों को भी दिए हुए हैं, उसी एक घर से जो है वो 2-3 घर जो है वो और भी गैस इस्तेमाल करें। अच्छा, एक मैंने गैस पाइपलाइन का जो मेजर इशू गैस के कम प्रेशर का है, अब मुल्तान के ऐसे इलाके जहाँ पर सुई गैस कंपनी ने मुल्तान रीजन में, जिनमें ज़करिया टाउन की अगर हम बात करते हैं, ये मुल्तान का तकरीबन 30-40 साल पहले ज़करिया टाउन बनाया गया था और इसमें यहाँ पे गैस पाइपलाइन डाली गई थी। अब तकरीबन ये कुछ अर्सा पहले जो गुज़श्ता साल गुजरा है, वहाँ पे तकरीबन 10 किलोमीटर की पाइपलाइन जो है वो तब्दील की गई है। अच्छा। तो वहाँ पे जो मेजर इशू ये था कि वो एक तो सड़कें पुरानी थी। अच्छा, गैस की पाइपलाइन डाल दी जाती है, उसके बाद सीवरेज लाइन जो है वो वहाँ पे डालने के लिए नई टीम आ जाती है, फिर उसके बाद वाटर सप्लाई की लाइन डालने के लिए एक नई टीम आ जाती है, फिर PTCL की लाइन डालने के लिए एक नई टीम आ जाती है। अब सुई गैस की लाइन डली हुई है, जब सीवरेज की टीम आएगी उसको खुदाई करने के लिए वो गैस लाइन की जो पाइप है वो जो है लीकेज के इशू आ जाते हैं। अब नई पाइपलाइनें डाली जाती हैं, सुई गैस कंपनी की हुकाम की तरफ से ये कहा जाता है कि जो नई पाइपलाइनें डाली जाती हैं उसके लीकेज होने की बड़ी वजह ये है कि जो दिगर टीमें वहाँ पे एक ही जगह पे काम कर रही होती हैं, क्योंकि हमारी एक ही गली है, गली में 3-4 जब लाइनें डली होंगी, जब खुदाई होती है तो गैस के लीकेज का इशू हो जाता है। अब गैस की कम प्रेशर की सबसे मेन वजह ये है, और उसके साथ वापडा टाउन, ऑफिसर्स कॉलोनी, और उसके साथ कासिम बेला, और इसके साथ मुल्तान कैंट में सबसे पुरानी लाइनें डाली गई हैं। यहाँ पर जो बड़ा इशू जो है मुल्तान कैंट, अंदरून शहर, गुलगश्त और बेशतर ऐसे इलाके हैं जहाँ पर शिकायत काफ़ी बढ़ गई थी। अच्छा, इस पे अगर हम कार्रवाइयों की बात करते हैं कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़, या फिर जो डोमेस्टिक कनेक्शंस को कमर्शियल में इस्तेमाल कर रहे थे, या फिर मीटर्स रिवर्स किए गए थे, या मीटर्स को जो है वो टेम्पर किया गया था, टेम्पर करके इस्तेमाल किया जा रहा था, उस हवाले से टास्क फोर्स ने जो गुज़श्ता साल कार्रवाइयाँ की हैं, तकरीबन
14,400 के करीब कनेक्शन चेक किए गए, जिनमें मुल्तान में? मुल्तान रीजन में लोधरा भी आ जाएगा, आपका मुल्तान शहर भी आ जाएगा, खानेवाल भी आ जाएगा, विहाड़ी भी आ जाएगा, और भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर तकरीबन 14,400 कनेक्शन चेक किए गए, जिनमें तकरीबन 3700 कुछ के करीब कनेक्शंस थे जिनमें इलीगल कनेक्शंस भी इस्तेमाल हो रहे थे, डायरेक्ट कंप्रेसर्स भी इस्तेमाल हो रहा था, डायरेक्ट जो है वो यूज़ भी गैस का हो रहा था। उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, तकरीबन 2,74,00,000 के करीब जो है वो उनको जुर्माने किए गए, जिनमें अभी तक तकरीबन 95% जो है वो रिकवरी कर ली गई है। अच्छा, इस पे जब गैस की लीकेज का गैस के कम प्रेशर की वजह जब लीकेज होती है, अब लोगों को अवेयरनेस नहीं होती कि कहाँ पे जो है वो कंप्लेन करनी है। अब इस हवाले से एसवी गैस कंपनी ने 1199 टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, 1199, और यहाँ पे आप कंप्लेन करें। ओगरा के जो एक टाइम ड्यूरेशन हर कंप्लेन को, जो क्रिटिकल कंप्लेंट्स होती हैं उनको तकरीबन 1 से 2 घंटे में जो है वो रिजॉल्व कर दिया जाता है। जिस तरह मैंने आपको बताया, गैस की लीकेज अगर हो रही है तो उसको 1-1.5 घंटे में फौरी टीम वहाँ पे पहुँचेगी। ये तो बड़ा ज़बरदस्त एक स्टेप है। बिल्कुल ऐसी है, आवाम तक रसाई जो है वो आसान हो गई है। बिल्कुल। अच्छा, फिर उसके बाद जो गैस का अगर आपने मीटर तब्दील करवाना है, अगर गैस के मीटर में कोई इशू है तो तकरीबन 3 से 4 दिन का प्रोसेस होता है। आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है और फिर ये प्रोसेस चलता रहता है। आप अपनी सारी भी शिकायत जो हैं वो 1199 एक इस नंबर पर कॉल करके दर्ज करवा सकते हैं। इसी के साथ ब्रेक पर जाएंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं और आज के इस प्रोग्राम में बड़ा एक अहम हम प्रॉब्लम भी डिस्कस कर रहे हैं जो हमारी सोसाइटी में रेज़ हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। तो सर मुझे बताइएगा, अभी हम दाखिलों के ऊपर बात कर रहे थे कि जनूबी पंजाब में एक बड़ा डिक्लाइन आया है एडमिशन्स की, अगर हम सूरत हाल पर बात करें तो आप मुझे बताएं कि क्या मेजर इकनॉमिकल रीज़न है या मेजर कौन सी ऐसी वजूहात हैं? अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि स्टूडेंट्स का जो है वो इदारों पर ट्रस्ट भी कम होता जा रहा है। देखिए, आपने बड़ी अहम बात की कि मेजर इकोनॉमिकल बात है, और फिर आपने बात की कि जो इंटरेस्ट है, लैक ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग इन द स्टूडेंट्स। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये दोनों हुकूमत के सोचने वाली बातें हैं, वफाक के और सूबे के सोचने वाली बातें हैं। और 18वीं तरमीम के बाद जो एजुकेशन है मेनली ये आ गई है सूबों के पास। आपको पता है सूबे की एक अपनी, सिंध की भी और पंजाब की भी अपना हायर एजुकेशन कमीशन है, पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और सिंध हायर एजुकेशन कमीशन। ये रेगुलेशन अथॉरिटीज़ है, इन पे बात आ गई है कि भाई पॉलिसी कहाँ है। अब मैं पहली बात मैं एग्री करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, ये इंटरनेशनल भी ऐसा हो रहा है। जब आपकी इकोनॉमिक्स आपके पेरेंट्स की भी डिस्टर्ब हो और आफ्टर स्टडीज़ आप भी उस इकोनॉमिक्स को बेहतर ना कर पाएंगे, तो फिर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। अच्छा, लोगों का सर अलमिया ये भी तो बन गया है ना कि हम अब आप देखें जितने भी हम चाइल्ड लेबर की भी अगर बात करते हैं, हमें बच्चे दुकानों पे, दिहाड़ीदार, इधर उधर हम देखें हमें बहुत सारे ऐसे बच्चे नज़र आएंगे। अच्छा, उन बच्चों के पेरेंट्स को जाके अगर समझाने की भी कोशिश की जाए, अगर हम एज अ ह्यूमन भी उनके पास जाएं और बात करने की कोशिश की जाए, हमारे घर काम वाले आते हैं, वो काम करने के लिए आते हैं, उनको अगर समझाया जाता है कि आप अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ लाएं, तालीम की तरफ लाएं। अच्छा, फिर कुछ घराने ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि हम तालीम के अखराजात भी हम उठाते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाएं। अच्छा, उनका यही एक अलमिया स्पेसिफिक जो एक ही लाइन दी जाती है कि तालीम के बाद भी नौकरी तो मिलनी नहीं है, तो बेहतर है कि आज से और अभी से कमाना शुरू कर दें। देखिए, उनके प्रॉब्लम है, आपको पता है कि हम बड़े बबांग दावे करते हैं कि हमारी इकोनॉमिक्स ठीक हो गई, ऐसे ही है। लेकिन 50% से ज़्यादा आपकी आबादी खते अफलास से नीचे है, पॉवर्टी लाइन से नीचे है। अब आप बताएं, हम समझते हैं आप और मैं अगर बच्चा चाइल्ड लेबर में रखते हैं तो क्राइम है, लेकिन ये भी सोचें कि उनके घर 2 वक्त की रोटी, मैं तो 3 वक्त की कह ही नहीं रहा, अयाशी कह ही नहीं रहा,
सो एक प्रॉब्लम ये भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी है, मैं आप देखें कि अगर जॉब मार्केट है, जिस तरह वो देखें अनपढ़ लोगों ने भी कहा कि व्हाट वुड बी द आफ्टर एजुकेशन। एग्जैक्टली। अच्छा, जब आपकी एक बच्ची है किसी की, फर्ज करें मेरी बेटी है, मैं उसे यूनिवर्सिटी में भिजवाता हूँ उर्दू पढ़ने के लिए कि यार ये सस्ता होगा, मैं मेडिकल में, वैसे मेडिकल में और जो इंजीनियरिंग की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ दाखिले ठीक हैं, मैं उसे भिजवाता हूँ जी मैं एमएससी फिजिक्स में गिर गए हैं, एमएससी केमिस्ट्री जो एमएससी केमिस्ट्री इंजीनियरिंग और मेडिकल के बाद बड़ी चीज़ थी, वहाँ दाखिले पूरे नहीं हो रहे। बायोटेक्नोलॉजी में जॉब्स आगे नहीं है। अच्छा सर, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने तो पाक स्टडीज़ के डिपार्टमेंट ही ख़त्म कर दिए हैं। ख़त्म कर देने चाहिए, उसका मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से बड़ी तो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ कश्मीरियात के दाखिले नहीं है, वहाँ कश्मीरियात के दाखिले नहीं है। अभी एक जो मुझे एग्जांपल तो जनूबी पंजाब की देनी चाहिए, सरगोदा यूनिवर्सिटी की एक एग्जांपल ले लें, फिर हम रहीम यार खान से मुल्तान तक आते हैं। सरगोदा यूनिवर्सिटी में पिछले साल एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 40 दाखिले होते हैं, 42, और फैकल्टी कितनी है 72। 40 से 42 एडमिशन हुए हैं और फैकल्टी है 72। अब वो फैकल्टी क्या चाहती है, वो अट्रैक्ट नहीं करती एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को, वो हेड ऑफिस बैठी रहती है, हमें ओहदे दें, हमें या डीन बनाएं या हमें चेयरपर्सन बनाएं, या इतना सा छोटा सा डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट, यानी इंटर डिपार्टमेंटल जंगे नहीं है जितनी प्रोफेसरों की अपना काम छोड़ के डिपार्टमेंटल वार्स हैं। ये मार्ग, आपका अपनी दुकान हो, आपका अपना एक कारोबार हो, आप उसका सत्यानाश करेंगे, आप सरकार का और कौम का सत्यानाश करते हैं। हालांकि एक एक डीन के पास गाड़ियां, पेट्रोल मिलता है, क्योंकि डीन ने कोई मीटर चेक करने हैं सुई गैस के, यूनिवर्सिटी के अंदर जाना आना है, इतना पेट्रोल है, और एक डीन का प्रोटोकॉल आपको इतना महंगा पड़ता है, और डीन की एक ही कोशिश है, मुझे 4 डिपार्टमेंट 4 फैकल्टीज और मिल जाए, मैं ऋषि बन जाऊं, मैं पीवीसी बन जाऊं, तो ऐसे काम नहीं चलता। अब चलते हैं रहीम यार, वहाँ आपकी जदीद यूनिवर्सिटी है, वो बुरी यूनिवर्सिटी नहीं है ना, उसकी क़यादत बुरी है। तो आमिर आज़म साहब उसके वाइस चांसलर हैं, वो उन्होंने ज़ाती मेहनत से ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दाखिले ठीक है। क्यों ठीक है? सारा क्रेडिट नहीं आमिर आज़म साहब को जाता, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है। अब उस यूनिवर्सिटी ने भी फ़र्ज समझ लिया है कि मैंने भाई अलाइड हेल्थ साइंसेज भी करनी है, आगे आए। सबसे बड़ा अलमिया आपकी BZU को देखें, मैं अलीजे पाकिस्तान की सब यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, ठीक है, एक महीने में मैं कम से कम 4 यूनिवर्सिटियों में, अभी ये अगस्त शुरू हुआ, मैं 2 यूनिवर्सिटियों में सेमिनार में जा चुका हूँ, ठीक है। मैं वहाँ देखता हूँ सियासत ज्यादा है, एजुकेशन कम है, ये तो हकीकत है। आप ये खत्म करें, वाइस चांसलर होता है अवामी नुमाइंदा, अब वाइस चांसलर भी ब्यूरोक्रेट है, सारा दिन ब्यूरोक्रेट को, मैंने अक्सर देखा है, प्रोफेसर तो अखबार नहीं पढ़ता, मीडिया नहीं देखता, उसके पास इतना टाइम ही नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी में खुदा है, जिस डिपार्टमेंट में खुदा है, आप फारसी के डिपार्टमेंट में कहें अपने बच्चे को कराएंगे दाखिल, वो फारसी में, अपने बच्चे को उर्दू में करवाएंगे, वो उसे करवाएंगे, IT में वो उन्हें उसे करवाएंगे, RI में, वो इंजीनियरिंग में, मेडिकल में करवाएंगे। आप जिसके सफ़ीर हैं, जिस सब्जेक्ट का मुफ्ती हैं, आपका फतवा चलता है, उसमें आप अपने बच्चे, तो फिर यहाँ क्या करें? इसे कहते हैं मल्टी डिसिप्लिन करें, इंटर डिसिप्लिन करें, और इसे आप ट्रांजिशन डिसिप्लिन करें। कश्मीरियात, मुतालिया पाकिस्तान, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मिसाल दे रहा हूँ, ऐसा ही है, इनको इकट्ठा कर दें। अलाइड हेल्थ साइंसेज में DPT है, फार्मेसी है, उसके अलावा आपकी MLT है या MIT है, इन सबको अलाइड हेल्थ साइंसेज को इकट्ठा करें, और खुदा का वास्ता एक एक डीन देने की, और उस पर एक एक चेयरपर्सन आप DPT का अलग दें, दूसरे का अलग दें, वो ना दें, कम करें। अब यूनिवर्सिटियों की 3 कैटेगरी हैं। BZU का मैं मामला बताता हूँ। BZU को बिलाल, ये BZU पंजाब यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, जामिया कराची और जामिया सिंध, ये मदर यूनिवर्सिटीज हैं, ऐसा ही है। ये 85 उसके बाद कुछ 70s की, ये उस वक्त की यूनिवर्सिटी है। अभी रिसेंटली इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर को 100 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। अब आप देखें, कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो 2002 के एक्ट पे चलती हैं, ऐसा ही है, जो उसके बाद तीसरा मरहला है 2009 और 2011 का एक्ट, जिसमें
प्रो चांसलर के तौर पे सिंडिकेट को लीड करना है मिनिस्टर ने। पहले तो ये क्या बकवासबाजी है, ये ख़त्म करें। वाइस चांसलर को सिंडिकेट को करना चाहिए। और ये बातें वज़ीर आला के, मैंने भी वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिखा था कि आप PHEC जो है, पंजाब का हायर एजुकेशन कमीशन जो है, उसे एक्टिव करें। आप देखें सिंध ने, अब आप हैरान होंगे, पिछले 3 साल से सिंध की जो HEC है वो 40-42 अरब पर एनम दे रही है, और हमारी PHEC को मिल रहा है 30-35 करोड़। और शोर देखें हमारा कितना है। अब उसमें देखें कि जो 30-35 या 40 करोड़ मिल रहा है, उसमें सदरन पंजाब को कितना मिलेगा? वो तो वहाँ लाहौर की यूनिवर्सिटियाँ खाएंगी ना। अब आप देखें कि BZU की बात कर रहा था, उसे नज़र लग, मेरा BZU जाने को दिल ही नहीं करता। अब नए वाइस चांसलर साहब आए हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी की उतनी तारीफ नहीं करते जितनी अपनी करते, और वो पहले कहीं चेयरपर्सन भी नहीं रहे, एक नीम सरकारी अदारे से आए हैं। मुझे समझ नहीं आता, यहाँ के कुरैशी साहब हों, यहाँ के गिलानी साहब हों, यहाँ से सदर बने, बहावलपुर से चांसलर बने, ये अपनी यूनिवर्सिटियों को गोद क्यों नहीं लेते? बलीगुर रहमान ने, यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, शाह महमूद कुरैशी, दौर इनका आता है ना, वो जाएंगे, वो आ जाएंगे। BZU को गोद क्यों नहीं लिया? BZU में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल थी। IUB को तो स्कैंडल खा गया, लेकिन IUB को किसने गोद लिया बाद में? भाई दोनों यूनिवर्सिटी को स्पेशल पैकेज दें। आप फीस बढ़ाएंगे तो स्टूडेंट कम होते जाएंगे, आप फीस कम करेंगे और स्टूडेंट बढ़ते जाएंगे। और आप जम करें, और जो डिपार्टमेंट नहीं चलते उन्हें कोई तरीकाकार निकालें, कोई गोल्डन शेक हैंड, हाथ जोड़े उन्होंने, बाबा जी घर बवो, किसी को पढ़न दो, किसी को नवी नौकरी पे लगने दें। जब ये हुकूमत पॉलिसी नहीं बनाएगी, वाइस चांसलर जब BZU का आएगा, 2 साल वो काम नहीं करेगा और अगले 2 साल के लिए वो कहेगा मैं, ये लाहौर क्या बात है। मैं तो देखता हूँ, मुझे सारे वाइस चांसलर जनूबी पंजाब के रोज लाहौर नजर आते हैं। ऐसा ही है। आपकी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, उसको अभी तक बिल्डिंग नहीं मिली, नाम है नवाज शरीफ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी। भाई मरियम साहबा उसको दें। आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो कितनी देर से उसे VC नहीं मिला। आप VC नहीं मिल रहा, आप VC सियासत कर रहा है, फिर आपने 25 VC में से कुछ 12 जो हैं आपके जनूबी पंजाब में बिलाल आए हैं, और उनमें से अक्सर ऐसे हैं जो बेचारे खुद नौनिहाल हैं। फिर आप VC की ट्रेनिंग कर लें यार। आपने जब, हमने टीचर ट्रेनिंग छोड़ दिया, हमें तो VC ट्रेनिंग भी करवानी चाहिए थी। फिर एक और मसला भी आप देखें, रोज़ डेली बेसिस पे मोबाइल फ़ोन अगर खोलें तो हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जिससे हम खुद हैरान हो जाते हैं। डेली इनोवेशंस इतनी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन टीचर्स की ट्रेनिंग क्या है? वो वही है, वही पुराने टीचर्स हैं, पुरानी तर्ज पे पढ़ा रहे हैं। वो नई जितने भी एजुकेशनल कोर्सेज लॉन्च किए हैं वो सिर्फ नाम के हैं, और उसके ऊपर सिखाया कुछ नहीं जा रहा। अलीज़े आपने बड़ी खूबसूरत बात की। फ़र्ज़ करें मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, आपका इम्तहान है, तो आप अगर 5 घंटे पढ़ते हैं तो एज अ टीचर वी हैव टू रीड मोर देन 6 आवर। मुझे तो रिसर्च भी देखनी है, मुझे तो देखना है कि ऑक्सफोर्ड में क्या हो रहा है, मुझे तो देखना है कि हार्वर्ड में क्या हो रहा है, मुझे तो देखना है MIT में। तो मैंने आके, अगर मैंने जो वो नया ड्रामा आ गया, आप साइट्स खोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आपने आके लेक्चर देना है, तो वो तो बच्चा घर से ही खा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी की पिछले दिनों की खबर सुनाता हूँ। स्टूडेंट्स ने पकड़ लिया जी, ये टीचर हमें वही असाइनमेंट दे देते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हैं, लिहाजा हमारी फीस वापस की जाए। जिस दिन पंजाब के, सदरन पंजाब के, दीगर पंजाब के, पाकिस्तान के स्टूडेंट ने ये बात शुरू, वो अनकरीब करने वाले हैं कि हमारी फीस वापस दें, तो फिर लग पता जाएगा वाइस चांसलर को भी और प्रोफेसर्स को। हमारे स्टूडेंट्स जो है ना वो कर नहीं सकता। बिलाल आप इस बात से मुत्तफिक होंगे, क्योंकि हमने रिसेंटली ऑब्वियसली ग्रेजुएट हुई हूँ, आप भी ग्रेजुएट हुए, आपको कुछ अरसा हो गया। तो हम देखें, ये एक हमारी सोसाइटी और यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि फिर बच्चों को जो है ना इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि जी आप तो पास नहीं होंगे, आप डिग्रीज नहीं ले सकते अपनी, आपकी डिग्री फंसा ली जाती है। बहुत सारे ऐसे मामला भी शुरू हो जाते हैं। तो वो बच्चा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो बच्चा जो बात करना चाहता है, वो बच्चा जो अपने हक के लिए खड़े होना चाहता है, वो देखता है तो वो
90% जो बच्चे हैं वो उसी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल आपकी बात अलीज़ी ठीक है। हम मैथ कॉम डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। 2017 से 2021 मेरा बैच था, मैंने मैथ कॉम यहाँ से किया है। मुझे नहीं लगता कि मेरे अलावा कोई और मेरे डिपार्टमेंट का बच्चा या मेरे बैच का बच्चा जो है वो मीडिया में आया हो। मीडिया की उन्होंने बिल्कुल सेम ऐसा ही है। अच्छा, अब देखिए कि जो प्रैक्टिकली जो करवाना चाहिए डिपार्टमेंट्स को, टीचर्स को करवाना चाहिए, वही एक नोट्स हैं, वही कई सालों से चलते आ रहे हैं, स्टूडेंट्स को वही पढ़ाए जा रहे हैं, टीचर्स वही नोट्स जो हैं वो हर सेमेस्टर फिर में विदाउट एनी ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। अच्छा, टीचर्स की ट्रेनिंग ही नहीं है। हमें मैथ कॉम डिपार्टमेंट की अगर हम बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई मीडिया के हवाले से एक्सपीरियंस हो। ऐसा ही है। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को आपने एजुकेट करना है, बिल्कुल मीडिया के हवाले से आपने उनको बताना है या उनको पढ़ाना है, उनका ज़ीरो एक्सपीरियंस है इस हवाले से। मुझे नहीं लगता हम जब फील्ड में आए, जब 4 साल मुकम्मल करने के बाद फील्ड में आके बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बीपर का हमें इवन के फील्ड में आके पता चला कि बीपर किस तरह दिया जाता है। 99.9% चीज़ें जो थी वो फील्ड में आने के बाद पता चली। बिलाल, मुझे आप भी अलीज़े अगर 2 जुमले कहने देना। सर वो 2 जुमले आपको बिल्कुल कहने देंगे, आप 4 जुमले भी बोलिएगा, लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें, वक्फे का वक्त हो चुका है। बिल्कुल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूवर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। जी प्रोफेसर साहब, अब बताइएगा, आप अहम बात करने लगे थे। आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रखा। कम्युनिकेशन, देखिए अब मीडिया साइंसेस बन गया ऑल ओवर द वर्ल्ड। बेशक ऐसे ही। अच्छा, मीडिया साइंसेस में क्या होता है कि आपने हेल्थ की बीट का स्पेशलाइजेशन करानी है या जस्ट सब्जेक्ट देना है। आप कहीं से बंदा बुलवाते हैं और सब्जेक्ट का वो थोड़ी सी आपको हेल्थ के साथ बताता है, भाई ये हॉस्पिटल का सुपरडेंट होता है, ये डीन होता है, और ये रिपोर्टिंग आपने इन चीज़ों को, रिपोर्टिंग आपके टीचर ने सिखानी है। वहाँ की जो ऑर्गेनोग्राम है या वहाँ पे जो टीयर्स हैं वो उस स्पेशलिस्ट ने सिखाने हैं। इसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिन। आपने एजुकेशन पे करना है तो वहाँ रजिस्ट्रार अहम है या वीसी अहम है या डीन अहम है। वैसे तो पढ़े लिखी दुनिया में डीन सबसे अहम होता है, वाइस चांसलर सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सिंडिकेट को कहते हैं, वाइस चांसलर को नहीं कहते हैं। और एकेडमिया का बंदा डीन और चेयरपर्सन होते हैं। आपने किसे मिलना है, आपने रेलवे करना है, आपने वो करना है। अब आप देखें, एमफिल है, पीएचडी है, आप मीडिया साइंसेज में करते हैं, लेकिन जब टीचर्स ने खुद नहीं सीखा, दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं बुलाएंगे, तो अब आप लोग फिर भी बड़ी मेहनत करते हैं, जाते हैं, मरते हैं, गिरते हैं, डिफरेंट बीट्स सीखते हैं। ये आपको उन्हें मीडिया सेंटर पे, मसलन आपका कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, बीजीयू का हो, आईयूबी का हो, उसके चेयरपर्सन के, उसके प्रोफेसर्स के अपने रवाबत होने चाहिए। ऐसा ही है। अपने कम अज़ कम जिस तरह का शहर है वहाँ के ब्यूरो चीफ से करने हैं या वहाँ के एडिटर से करने हैं, आपका आधा काम उसी तरह बाहर होना चाहिए। अगर वो नहीं करवाते या वाइस चांसलर या डीन नहीं पूछता, आप पे खामखा रोब डालते हैं। आप कुछ सवाल देखिए, सवाल जो उस्ताद स्टूडेंट को नहीं उठाने देता वो दहशतगर्द है, वो प्रोफेसर नहीं। सर, मेरे नजदीक इस लिहाज से तो हमारे यहाँ फिर साथीज़ा नहीं, दहशतगर्द बैठे हैं। नहीं, देखें, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। उस्ताद जो है वो बिल्कुल एसएचओ नहीं है, और उसकी इज्जत या वो जितना मेयारी उस्ताद होगा, रंगबाज नहीं, वो जितना मेयारी उस्ताद होगा उतनी उसकी इज्जत ज्यादा होगी। अगर वो तैयारी करके नहीं आता, अपने स्टूडेंट को नई चीजें नहीं देता, उसे टाइम नहीं देता, उससे हसद करता है या बाकियों को कहता है उससे तावन ना करो, उसकी प्रॉब्लम्स नहीं सुनता, तो फिर वो रूहानी बाप तो ना हुआ। तो हमारे तो इस्लाम में रूहानी बाप, पहले रूहानी बाप को डिफाइन कर लें, फिर उस्ताद को कर लें, फिर रिसर्चर को कर लें। जिस अदारे में देखें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में या किसी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर वहाँ आवाज़ ना उठाने दी जाए तो प्रेसिडेंट के खिलाफ डीन और वाइस चांसलर बात करते हैं मीडिया पे आके। अच्छा। और यहाँ अपने स्टूडेंट को आप बात, यूनिवर्सिटी है क्या, मैंने शुरू में आपको बताया, जहाँ सवाल उठाया जाए, जहाँ पर जो है क्रिटिकल, व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग,
ये केमिस्ट्री के टीचर के लिए भी है, फिजिक्स के लिए, बायोटेक्नोलॉजी हमारे के लिए, यहाँ सबके लिए। आप किसी भी डिपार्टमेंट से बच्चा उठा लें, स्टूडेंट ले लें, ना उसे रिसर्च का पता होगा, ना उसे एनालिसिस का पता होगा, ना उसे क्रिटिकल थिंकिंग का पता होगा। जबकि आज के टाइम में जब हम डिमांड करते हैं कि हमारे पास, अच्छा हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, जनूबी पंजाब में टैलेंट बहुत है, लेकिन क्या है जब बच्चों को एकेडमिकली आप ये चीज़ें सिखाएंगे नहीं तो बच्चे से आप उम्मीद कैसे लगा सकते हैं कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू करे। अच्छा बिलाल, आपने भी चूंकि इसी फील्ड से आपका ताल्लुक भी, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि मैथ कम्युनिकेशन के बच्चों को रिसर्च सिखाई जाती है, जबकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि एक चाहे वैसे तो हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट के लिए रिसर्च करना, रिसर्च सिखाना उनको बड़ा अहम है, लेकिन आप देखें, सोचें कि एक मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बच्चे को रिसर्च ही नहीं करनी आती और वो मास्टर्स करके पास आउट होकर बाहर आ गया। हमें रिसर्च तो 4 साल में पढ़ा, बल्कि सिखाई नहीं गई, पढ़ाई नहीं गई। अब देखें, जब हमने डिग्री एंड हो रही थी तो एक डॉक्यूमेंट्री हमसे बनवाई गई 8th सेमेस्टर में कि एक डॉक्यूमेंट्री बना दें, उस एक डॉक्यूमेंट्री की बुनियाद पे जो है वो आपको हमें पास कर दिया गया। अब देखिए तकरीबन 4 साल हमारे गुजरे, हम वही किताबी कीड़े बने, वही नोट्स को कॉपी करते गए, रात को पढ़ते थे, एक दिन पहले जो है वो पेपर से ऊपर पे दे के पास हो जाते थे। अब मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ चीज़ सिखाई गई। यहाँ फील्ड में आए हैं, जब यहाँ पे आके यही चीज़ें सारी सीखी हैं, यही चीज़ें पता चली हैं, हमें यूनिवर्सिटी में तो ऐसे कोई चीज़ नहीं बिल्कुल। हम नंबरों की और जीपी की एक ऐसी दौड़ में चलते जा रहे हैं, स्टूडेंट भी किताबी कीड़ा बनते जा रहे हैं और किताब से सीख नहीं रहे, बस पढ़ रहे हैं, और उन्हें वही चीज़ बताई भी जा रही है कि जहां हम एजुकेशन सिस्टम से तरबियत की भी उम्मीद रखते हैं कि वो हमें तालीम के साथ साथ हमारे स्टूडेंट को तरबियत भी देगी, वहाँ पर सिर्फ तालीम का लफ्ज़ रह गया, तरबियत और इल्म जो है वो कहीं बहुत पीछे हमने छोड़ दिया। अच्छा बिलाल, आपकी बीट के हवाले से भी आपसे पूछ लेती हूँ। ये मसाइल तो वो हैं कि जिनके ऊपर हम जितनी भी बात करते जाएं तो वो बढ़ती चली जाएगी और हमारे जो अपने अंदर के कुछ मसाइल हैं वो भी सामने आते जाएंगे। अच्छा, फिर हमारे जो गिले हैं वो हमारी गवर्नमेंट से, हमारे इदारों से, हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी बाहर आते जाएंगे। अच्छा, रेलवे की अगर हम बात करते हैं बिलाल, तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक टिकट सिस्टम जो स्टार्ट हुआ है उसने लोगों को बड़ी हद तक अफादियत दी है, लोग उससे बड़ा मुफीद हुए हैं, तो उसके बारे में बताइएगा। एक तो वो सिस्टम है क्या और उससे लोग कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं, प्रोसेस क्या है, और जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए क्या गाइडलाइंस है? बिल्कुल अलीज़े, ये तकरीबन आज से 1.5 साल पहले मुल्तान समेत बल्कि पाकिस्तान के तमाम बड़े स्टेशंस पर इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन नस्ब की गई थी। इसका इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन्स को नस्ब करने का मकसद यही था कि जो मुसाफिर टाइमली आते थे और लाइन में लगकर जो है वो उन्हें टिकट खरीदनी पड़ती थी या ऑनलाइन टिकट खरीदनी पड़ती थी या फिर बाहर किसी जो शॉप से जो है वो। अच्छा, अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रेलवे ने एक जो है वो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन जो है तमाम बड़े स्टेशन पे, मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर भी इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन नस्ब की गई थी, लेकिन पहले 1 साल तो लगाने के बाद जो है वो उनको फ़ाल ही नहीं किया गया। उसके बाद 1 साल तक 1 साल के बाद अब उसको फ़ाल किया गया। उसका जो मुसाफिरों को जो फ़ायदा हो रहा है ख़ास तौर पर, एक तो जो जैज़ कैश आपका या बैंक अकाउंट या इजी पैसा कोई भी अगर अकाउंट है, आप अपनी वहाँ पे अगर किसी भी ट्रेन में आप बहाउद्दीन ज़करी एक्सप्रेस में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में है, रहमान बाबा में, किस भी वहाँ पे जो है वो एक तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन के साथ जो है वो रेलवे की तरफ से स्क्रीन नस्ब की गई है। उस स्क्रीन से जो मुसाफिर हैं वो अपनी तमाम ट्रेनों का शेड्यूल देख सकते हैं। ट्रेनों के अंदर जो बोगीज़ हैं, बोगीज़ में जो सीट अवेलेबल हैं, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस ट्रेन में कितनी सीटें अवेलेबल हैं और कौन सी सीट जो है वो आप बुक करवा सकते हैं। उस इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन में आप आवाम ये कर सकते हैं कि वहाँ पे अपना एक तो अपना नाम दर्ज करेंगे, सेल नंबर देंगे, उसके बाद अपना अकाउंट वहाँ पे आसान बना दिया है सिस्टम को और लोगों के लिए बड़ी आसानी हो गई है, क्योंकि हमारे बाकी सिस्टम्स तो काफ़ी हद तक अपग्रेड हो गए थे, लेकिन रेलवे में ये कमी थी जो कि अब पूरी हो गई और आवाम के लिए बड़ी सहूलत भी उन्होंने दे दी है।
प्रोफेसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें टाइम दिया और हमने बहुत कुछ आपसे सीखा है और उम्मीद करती हूँ कि हम दोबारा भी हमारी मुलाकात होगी और जो चीज़ें हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं हम पहुँचाते रहेंगे, ऐसे ही अवेयरनेस देते रहेंगे अपनी आवाम को। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम इश्यूज़ हमारे साथ डिस्कस किए हैं जो हमारी सोसाइटी के ख़ास तौर पर मुल्तान के अहम मसाइल हैं। बहुत शुक्रिया। अभी हम ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे नए मेहमानों के साथ, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 और आपको पता है कि हम आपके साथ हमेशा वो प्रॉब्लम्स, वो मसाइल, वो चीज़ें, वो मौजू डिस्कस करने की कोशिश करते हैं जो हमारे मुआशरे से जो रियलिटी बेस्ड होते हैं और हमारे मुआशरे में हो रहे होते हैं। अच्छा, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं आपके साथ वो मसाइल डिस्कस कर सकूं, वो प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकूं जिनके ऊपर हम बात भी कर सकें, जिनको आप अंडरस्टैंड कर सकें और जो एग्जिस्ट करते हैं इस टाइम में, इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में और जिन प्रॉब्लम्स का हम शिकार हैं। अच्छा, आजकल जो है वो माएँ अपने बच्चों को लेके बड़ा परेशान हैं और बच्चों की ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो पा रही है। अच्छा, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ फैमिलीज़ का ये मानना है कि जी बच्चों को वो खुराक नहीं मिल पाती, हम तो अपने टाइम में देसी घी और हर चीज़ जो है वो कुदरती खाते थे, कुदरती ग़िज़ाएँ लेते थे हम, सब्ज़ियाँ हों, फल हों, चाहे वो कोई भी चीज़ हो तो वो नेचुरली वो खाई जाती थी, नेचुरल तरीके से खाई जाती थी, देसी घी हो, देसी अंडे हों। तो उनका मानना ये भी कि आजकल के आप बच्चों को देखें तो उन बच्चों के अंदर आपको छोटे से छोटा बच्चा भी कहेगा मेरी फ़लाँ जगह दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मुझे ये प्रॉब्लम्स हैं, मुझे ये मसले हैं। फिर अच्छा, इसके साथ साथ जो बच्चों की नशोनमा में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, एक न्यू बॉर्न बेबी है उसके कुछ एक्शंस में डिले होते हैं, कुछ स्पीच डिले आ जाता है। फिर ये सारे डिले भी क्या हमारी डाइट से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों के कद का बड़ा एक अहम मसला है कि बच्चों की हाइट बड़ी नहीं हो पाती, बच्चे उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाते जिस तरीके से जिस उम्र में उन्हें ग्रो कर जाना चाहिए। अच्छा, फिर कुछ वालिदैन होते हैं जो परेशान हो जाते हैं। हमारे यहाँ चूँकि कज़न मैरिज भी बड़ा आम है और फैमिलीज़ में जो है वो रिश्ते जोड़ दिए जाते हैं और कज़न मैरिजेस भी की जाती हैं। उसमें फिर ये वालिदैन परेशान होते हैं कि अगर माँ की हाइट छोटी है तो वो परेशान होती है कि मेरे बच्चे की हाइट जो है वो छोटी ना रहे। अगर वालिद साहब की हाइट छोटी है तो वो परेशान होते हैं कि कहीं मेरे बच्चे की हाइट छोटी ना रह जाए, मेरे पे ना चली जाए। तो ये सारे मामलात आज हम डिस्कस करने वाले हैं और इसी हवाले से जो आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकास इमरान साहब जो कि पीडियाट्रिशियन हैं और चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में एज अ प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक एंड एंडोक्रिनोलॉजी सर्व भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। सर, हमने आज माशरे के, सोसाइटी के वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करना है। बच्चों से रिलेटेड जो माएँ हैं, वालिदैन हैं, वो बड़े परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चों की ग्रोथ जो है वो उस तरीके से नहीं हो पा रही जिस तरीके से होनी चाहिए। तो इस हवाले से मुझे बताइएगा कि इसमें अहम एस्पेक्ट्स क्या हैं, अहम अवामिल क्या हैं जिनकी वजह से नशोनुमा में कमी आ रही है? सबसे पहले देखें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो तो खुराक है। अगर मुतवाज़िन खुराक जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स, ये सारी चीज़ें अगर नहीं होंगी तो फिर बच्चे की नशोनुमा, जिसमें उसकी वेट है, उसकी हाइट है, ये और उसको एक जो है ना आइडियल माहौल घर में जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हर वक्त कोई मतलब फसाद ना होता हो घर में, तो इससे भी बचाना है बच्चे को। फिर उसको क्रोनिक डिजीज़ अगर किसी बच्चे को है जिसका लॉन्ग टर्म इलाज चल रहा है, जैसे कोई किडनी की डिज़ीज़ है, जैसे हार्ट की डिज़ीज़ है, जैसे कोई लिवर की डिज़ीज़ है, कोई भी लॉन्ग टर्म एलिमेंट है जिसका लंबा इलाज चल रहा है, तो उसमें भी बच्चों की ग्रोथ अफेक्टेड होती है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं जो कि ग्रोथ में रोल प्ले करते हैं, जिसमें एक ग्रोथ हार्मोन है, एक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है, उसके अलावा कॉर्टिसोल है, उसके बाद ये थायराइड हार्मोन है। ये सारे भी अगर ठीक होंगे तो तब भी ग्रोथ ठीक होगी। इसके अलावा जो है वो जेनेटिक फैक्टर्स हैं। अगर माँ बाप छोटे हैं, उनका जेनेटिक मेकअप, DNA ज़ाहिर है बच्चे में माँ बाप से
50% माँ से आता है, 50% बाप से आता है। तो वो जब तक वो भी अगर हाइटेड नहीं होंगे तो तब भी उनकी बच्चों की ग्रोथ इफ़ेक्ट हो सकती है। और बच्चों को अगर खेलने का माहौल नहीं मिल रहा, जैसे स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है बच्चों का आजकल, वो सारा दिन मोबाइल पर, टीवी पर और प्ले स्टेशन पे खेलते रहते हैं, तो तब भी जो है और आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं हैं। सर हमारे यहाँ तो आजकल कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है ना कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाया जाए। जी। अच्छा, उसमें दो चार और चीज़ें भी आ जाती हैं कि आजकल जो माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो इस कदर बिजी हो गए हैं। अब मदर भी वर्किंग लेडी है, फादर भी वर्किंग मैन है, जी। तो उनके लिए बड़ा मसला होता है कि जी अपने बच्चों को, वो अपने कामों से थके आ रहे आते हैं और वो कहते हैं बस जी कुछ हाउस हेल्पर्स होती हैं, उनके सपुर्द किए हुए होते हैं बच्चे कि जी आप कर लें इनको। फिर वो ये कि उनको किसी ना किसी तरह इंगेज रखने के लिए मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता है, पीसी दे दिए जाते हैं कि आप स्क्रीन टाइम कर लें। वो जो कॉन्सेप्ट था ना कि बच्चों को पार्क्स में लेके जाना, बच्चों को स्पोर्ट्स करवाना, ज़रूरी है, वो कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से तो ख़त्म होता जा रहा है सोसाइटी में। वो इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि ख़त्म क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो एक मौसम है यहाँ का। हमारे यहाँ जो है वो 6 से 8 महीने तो गर्मी इतनी शदीद होती है, ऐसा ही है कि टाइम ही नहीं बचता कि मतलब कोई मौसम बेहतर हो जिसमें आउटडोर एक्टिविटी हो सके। फिर कुछ अरसे से जैसे दहशतगर्दी का ज़्यादा एलिमेंट था, तो माँ बाप वैसे ही किडनैपिंग का, वो फिर बाहर बच्चों को माँ बाप इस डर के मारे नहीं भेजते। लेकिन ये जब तक आप बच्चों को जो है वो उनकी खुराक ठीक नहीं रखेंगे और कम से कम 1 से 2 घंटे जब तक वो ग्राउंड में जाएंगे, वो क्रिकेट खेलें, वो फुटबॉल खेलें, तो ये इंतहाई ज़रूरी है बच्चों की नशो नुमा के लिए। बाज़ माँ बाप इससे डरते हैं कि ये गलत हरकतें सीखेगा बाहर जाके, तो कोई गालियाँ सीखेगा कुछ और बच्चों के साथ मिलजुल के। तो आप जो है वो वहाँ बच्चों को भेजें जहाँ पर जो है वो ये बातें ना हो और एक बेहतर माहौल में जो है उनकी एक्सरसाइज भी हो सके। निगरानी में लेके जाएं ना पेरेंट्स का। वालिदैन की बच्चों पर तवज्जो बड़ी अहम है जी। अगर वालिदैन बच्चों पर तवज्जो रखेंगे और उनके ऊपर एक कंसंट्रेशन के साथ वो देखें ना, एक तो वो बच्चा है, एक हमने बीज लगाया है, वो पौधा है, उसको बड़ा करना है, दरख्त बनाना है और हमें फल भी अच्छे चाहिए उसके ऊपर। हम नहीं चाहते कि हम जो इतने सालों की मेहनत है वो हम ज़ाया कर दें। तो उसके लिए बड़ा अहम है कि हमें अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो देनी पड़ेगी। तवज्जो भी ऐसे देनी पड़ेगी कि हमें उन्हें अगर ग्राउंड्स में लेके जाना है, पार्क्स में लेके जाना है, कोई आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी है। अच्छा, आजकल तो हमारी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो भी इतनी बढ़ती जा रही हैं कि लोग, सोशल मीडिया का दौर है तो पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, ऐसे कॉम्पिटिशन्स बच्चों के बहुत सारी मैं देखती हूँ हर मंथ में ऐसी 1-2 एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं बच्चों के लिए। तो कोशिश करें अपने बच्चों के लिए टाइम निकाल कर उन्हें वहाँ लेके जाएँ। ये लाजमी है टाइम निकालना। देखें, कमाना भी ज़रूरी है क्योंकि आजकल कमाने के बगैर घर नहीं चलता। लेकिन जब तक आप असल में हम जब तक माँ बाप इसको ज़रूरी नहीं समझेंगे कि ये एक इंतहाई ज़रूरी है कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी, उनको प्ले की तरफ लेके जाना है, वो तब तक जब तक हम उनकी इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे तब तक हम ये काम नहीं करेंगे। और ये इंतहाई ज़रूरी है बच्चों की ब्रेन की नशो नुमा के लिए। उससे उनको नींद सही आती है, उनकी ग्रोथ हार्मोन एक्सरसाइज से सिक्रीट होता है, तो उससे उनकी हेल्थ और जो है ना उनकी हाइट भी अच्छी होती है इस हवाले से। अच्छा, फिर सर हमने एक और चीज़ भी सुनी है डॉक्टर साहब के बच्चे जो हैं वो एक उम्र होती है उनकी कद निकालने की, जो एक आई डोंट नो अब ये मिथ है या नहीं, ये मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँगी कि क्या बच्चों की कोई उम्र होती है स्पेसिफिक जिसमें वो अपना कद बढ़ाते हैं और फिर उस उम्र के बाद बच्चे अपना कद नहीं बढ़ा सकते? इसमें यह है कि ग्रोथ जो है आम तौर पे 4 फेजेस में होती है किसी भी इंसान की। ठीक है। सबसे जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो माँ के पेट में होती है बच्चे की। देखिए, एक बिल्कुल एक माइक्रो सेलर और एक सेल होता है, उससे 50 सेंटीमीटर का बेबी 9 मंथ्स में, इतनी ग्रोथ फिर नहीं होनी होती कभी भी। उसके बाद जैसे बेबी आता है तो फर्स्ट ईयर वो 25 सेंटीमीटर बढ़ता है वो, उसके बाद भी अगले 1-2 साल 10 सेंटीमीटर वो बढ़ता रहेगा। अच्छा। तो जैसे ही 4 साल के बाद आम तौर पे बच्चा 5 से 6 सेंटीमीटर बढ़ता है टिल द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी बच्चियों में थोड़ी जल्दी आती है, अराउंड 11-12 आजकल देखा जा रहा है कि प्यूबर्टी भी अर्ली हो रही है, और बच्चों में इसी तरह 12-13 साल पे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। फिर एक प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट कहते हैं, जो कि ग्रोथ हार्मोन और सेक्स हार्मोन्स पे डिपेंडेंट है, और उसके बाद प्यूबर्टी फिर कम होनी शुरू हो जाएगी और अल्टीमेटली बोन्स उसकी जब क्लोज हो जाएंगी
तो उनकी हाइट रुक जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है कि माँ बाप जो है वो 14-15 साल तक तो वैसे घरों में देखते हैं ऐसे ही इसकी है। हाँ हाइट बढ़ जाएगी जी। भाई किसी से पूछा, किसी दादी ने कह दिया ना बच्चों के बढ़ जाता है कद, कुछ ज़रूरत नहीं है किसी को दिखाने ऐसा ही की। है। तो असल में बाकी मुल्कों में स्कूल प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स, उसमें वो बच्चों को मेजर करते हैं, उनकी हाइट और वेट देखते रहते हैं। अगर किसी को आज ज़रूरत है तो उसको उसी वक्त वहीं से रेफ़र हो जाएगा वो डॉक्टर्स की ये भी तरफ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात जी की हाँ। आपने। हम अच्छा, मैंने कुछ ऐसे स्कूल्स देखे थे, अच्छा बोर्डिंग स्कूल्स मैंने कुछ ऐसे देखे हैं जी। जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है जी। कि उनकी हाइट, वेट, ईच एंड एवरीथिंग जी। मेजर करने के बाद जी। उनको रखा जाता है। और हमारे यहाँ हर स्कूल, हर एकेडमिक, अगर हम इदारों की बात करें तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में ये चीज़ मस्ट हो जानी चाहिए कि आप पहले उनका हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, ईच एंड एवरीथिंग आप अपने पास रखें, सारा डाटा। और अगर किसी बच्चे को ज़रूरत है जी। तो आप उनको रेफ़र करें। टाइमली रेफरल हो ना। इस तरह बाकी पूरी दुनिया में जो है वो हर बच्चे का एक ग्राफ बनता है वेट का और हाइट का। हर 6-6 महीने बाद उस पर प्लॉट अच्छा। होता रहता है, वो डॉट लगते रहते हैं। अगर वो सेंटाइल पे ठीक जा रहा है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके सेंटाइल ड्रॉप हो रहे हैं, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, उसका वेट नहीं बढ़ रहा, तो फिर इमीडिएटली वो रेफ़र करते हैं ताकि इसको टाइमली जो है उसकी डायग्नोसिस बने और उसका इलाज हो सके। अच्छा, अगर सर कभी किसी पेरेंट्स को फील हो रहा है कि उनके बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, तो किस ड्यूरेशन में उन्हें डॉक्टर के पास विजिट कर लेना चाहिए? कब ये है परेशानी वाली बात स्टार्ट हो जाती है कि अब हमें परेशान होना है एक बच्चे के लिए कि इसकी हाइट नहीं बढ़ रही और हम डॉक्टर के पास जाएं? 3 से 4 साल की एज तक आप जो है ना न्यूट्रिशन अगर अच्छी रखें और अगर उसकी हाइट बढ़नी शुरू हो गई है तो फिर तो ठीक है। और वो लेकिन अगर अच्छी- 4 इयर्स प्लस अगर उसकी हाइट फिर भी उसकी आपको लगता है कि बच्चा छोटा है, ग्रो नहीं कर रहा, तो इन्वेस्टिगेट होना इंतहाई ज़रूरी है। हाँ। तो सर कौन सी ऐसे डॉक्टर साहब ग़िज़ा हैं जो हमें बच्चों को खिलाना ज़रूरी है उनकी ग्रोथ के लिए, अगर ग्रोथ एस्पेक्ट से हम जी, बात करें? ग्रोथ एस्पेक्ट के लिए आपको एक मुतवाज़िन ग़िज़ा चाहिए जिसमें फ्रूट्स भी हों, जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी हों, उसमें वेजिटेबल्स भी हों, मीट भी हो, उसमें पोल्ट्री भी हो, उसमें आलू, सब्जियां, हर चीज़ होनी चाहिए। अच्छा, और जंक फूड से बच्चों को बचाना चाहिए। असल में बच्चे जब वो टॉफ़ियाँ, चॉकलेट, ये सलांटी, ये मतलब चिप्स, इस टाइप की चीज़ें जब खाते हैं तो फिर जब वो खाने का टाइम होता है उन्हें भूख नहीं लगती उस वक्त, क्योंकि उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन हो चुका होता है उस एक छोटी सी टॉफ़ी से या चॉकलेट से। तो जब खाने का टाइम होता है फिर माँ की कंप्लेंट होती है कि ये सिर्फ वही चीज़ें खाता तो है कुछ नहीं है। तो ये जब तक आप वो चीज़ें बंद नहीं करेंगे तो बच्चे को भूख ही नहीं लगेगी, वो खाएगा ही कुछ नहीं। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा Yeah. डॉक्टर साहब, अगर न्यू बॉर्न बेबी है और जब से आई थिंक 6 से 7 माह के बाद बच्चे को खिलाना शुरू कर जी, दिया जाता है, जी। फीड करवाया जाता जी है, हाँ। थोड़ा बहुत सॉलिड्स की तरफ जी, लेके जाया जाता है, जी, जी। तो ऐसी कौन से ग़िज़ाएँ हैं जो हमें, क्योंकि ऑब्वियसली हमने तो न्यू बॉर्न बेबी से स्टार्ट करना है कि हमने उसको ऐसी ग़िज़ा देनी है घर में कि वो उसके अगर हम इफेक्ट से बात करें तो वो ग्रो अच्छे से कर सके। इनिशियल 6 मंथ्स के लिए तो ब्रेस्ट फीडिंग इंतहाई ज़रूरी है। अच्छा। हर माँ को जो है वो ब्रेस्ट फीड करना चाहिए। जब माँ बच्चे को उठाती है, वो अपना ब्रेस्ट फीड कराती है, उससे मदर और बच्चे की बॉन्डिंग बनती है। ठीक है सर, ये जी। चूंकि सवाल लंबा है और जी। इसका जवाब भी लंबा हो जाएगा, लेकिन हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है और हमने वक्फे पे जाना है। वक्फे के बाद वापस आएंगे और आपसे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। हम बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब आप बता रहे थे कि जब हम बच्चे को सॉलिड्स की तरफ लेके जाते हैं तो उनकी ग़िज़ा क्या होनी चाहिए? देखिए, पहले तो माँ का दूध पिलाएं 6 महीने। ये दूध आपने ख़त्म नहीं करना 6 महीने भी, आपने 2 साल कंटिन्यू रखना है। अच्छा। 6 मंथ्स में आपने वीनिंग डाइट ऐड करनी है जिसमें आप खिचड़ी बना के दें, उसे साबूदाना बना के 6 दें, months उसे के बाद? कस्टर्ड बना, हाँ जी 6 मंथ्स के बाद ठीक है। ये चीज़ें ऐड करें। जैसे 9-10 महीने का बच्चा होता है फिर आप उसे केला मैश करके दे सकते हैं, अंडा बना के दे सकते हैं, आलू बॉयल करके दे सकते हैं। जैसे साल के बाद होता है फिर आप सब्जियां, गोश्त, थोड़ा सा कीमा। अच्छा, खिचड़ी जो आपने बनानी है उसमें आपने 2 दालें डालनी है। किसी दिन आप कीमा डाल दें उसमें, किसी दिन सब्जियां डाल दें। मतलब उसे पहले टेबल भी बनाना है आपने, और ताकि सारी चीज़ें उसके अंदर बच्चे में जाएंगी तो उसकी ग्रोथ ठीक होगी। इसमें फिर इसमें ये भी होता है ना कि जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो फिर माएँ कंप्लेन करती हैं कि ये बच्चा जो है फ़लाँ चीज़ नहीं खा रहा, जबकि हमने
उसका टेस्ट डेवलप नहीं किया जी, होता, हाँ जी। बच्चे का टेस्ट डेवलप नहीं होता, वो टेस्ट से फेमिलियर नहीं होता, तो उसको वो चीज़ पसंद नहीं आती। असल में जो ये शुगरी टेस्ट है ना, ये तो इनबिल्ट है हर इंसान के अंदर। अच्छा। लेकिन ये बिटर और ये जो सॉल्टी है, ये आपने इस दुनिया में सीखना है। हाँ। तो जैसे ही वो 6 महीने का बच्चा हो, अच्छा फिर एक माएँ कंप्लेंट करती हैं कि जैसे हम ऊपर की चीज़ देते हैं ये उल्टी करता है, ये खाता नहीं है। हाँ हाँ, तो ये भी शुरू बड़ा में- एक जी हाँ, अहम प्रॉब्लम है। तो शुरू में ना आपने इसको जो है ना वो पतली चीज़ें जो है ना बना के देनी है, बिल्कुल बच्चे को ऐसे लगे जैसे वाटरी और मिल्क वाली कंसिस्टेंसी है, और ग्रेजुअली ऐसे 15-20 दिन महीने में ना उसे फिर आप थिक करते जाएं। करते जाएं। जी जी जी, तो फिर वो बच्चा जो है ना उसे आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ती जाएगी और फिर वो खाना शुरू कर देगा। ओके। और एक और चीज़ ये है कि 2 साल तक जो है वो मिल्क देना है, उसके बाद आप नहीं भी देंगे तो कोई हर्ज नहीं। हमारा जो है वो सारा दिन जोर है कि बच्चा दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीता। 2 साल तक वो बिल्कुल पिए, उसके बाद बेशक आप एक टाइम पे 1 गिलास या कुछ कर दें। यहाँ हमारे पास बच्चे आते हैं, वो 12-12 साल के, अब बेटी होगी बेटा होगा, अभी फीडर पी रहे हैं, वो फीडर ही नहीं छूट रही उनकी। वो माँ बाप भी उसमें लगाया होता है भाई चलो फीडर दो, जान छुड़ाओ अपनी। तो कुछ तो जाहिर है कि पेरेंट्स को मेहनत करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली बात है। जी हाँ। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जीन्स जो हैं वो हमारे, वो किस हद तक इसमें इन्वॉल्व होते हैं पेरेंट्स के बच्चों की ग्रोथ में? जी हर चीज़ जो है वो जीन्स पे डिपेंड करती है। इनिशियली अच्छा। ज़ाहिर है देखें 50% डीएनए बच्चे का माँ से आ इवन रहा है। हार्मोन्स भी? जी नहीं, हार्मोन्स तो एक अलग चीज़ है। अच्छा। जीन्स पहले ज़रूरी है, उसके बाद फिर हार्मोन्स हार्मोन्स। उस पर इफेक्ट करेगा। ठीक है। मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर एक जैसे ये गुलाब का पौधा है, अब मैं सारी ज़िंदगी उस पर जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लूँ कि उसे खाद भी डालूँ, उसे टाइम पे पानी भी डालूँ, फिर भी वो टाली का दरख्त या कीकर का दरख्त कभी नहीं बनेगा। वो बिल्कुल। ज़ाहिर है कि उसके जेनेटिक मेकअप में ये है कि उसने इतना ही 4-5 फुट का मैक्स होना है, वरना आमतौर पे 2-3 फुट के होते हैं ये। तो जेनेटिक्स तो ज़ाहिर है कि है, इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हार्मोन्स इम्पोर्टेंट हैं, फिर खुराक इम्पोर्टेंट है, फिर एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है। ये सारी चीज़ें मिलती हैं जब, तो तभी एक जो है ना बच्चे की ग्रोथ होती है। अच्छा, तो एक प्रेग्नेंट वुमेन को एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए हर प्रेग्नेंट वुमन को। वो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें तो कोई इशू नहीं, इतना उसे कोई प्रॉब्लम होता भी नहीं है। सेकंड ट्राइमेस्टर और जो लास्ट ट्राइमेस्टर है उसमें आप थोड़ी एक्सरसाइज करें, उससे जो है आपके नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। जैसे पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइजेज समझाते हैं गायनाकोलॉजिस्ट, उससे ये होगा कि बच्चे की डिलीवरी में भी उसकी हेल्प होती है। अच्छा। हाँ जी। तो सर नींद जो है वो कितनी अहम है ग्रोथ के लिए? जी, नींद इंतहाई ज़रूरी है। छोटे बच्चे 8 से 10 घंटे सोते हैं, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन है ये दिन जो डे लाइट है इसमें दो एक दफ़ा ये सिक्रीट होता है, हर वक्त नहीं कॉन्टीन्यूस अच्छा। होता है। और रात के टाइम पे ये 4 दफ़ा सिक्रीट होता है, 4 से 6 दफ़ा। तो मैक्सिमम जो ग्रोथ है वो नाइट टाइम पे होती है। हाँ जी, हाँ जी, डे। अगर आप सोएंगे नहीं या आप रात के 2 बजे तक जाग रहे हैं और टीवी पे हैं या मोबाइल पे हैं, फिर आप दिन को सो रहे हैं, तो हमारा जो सर्कैडियन रिदम है वही चेंज कर दिया इस मोबाइल और टीवी ने। आप ये देखेंगे जब ये आज से कोई 15-20 साल पहले तक भी लोग जो है वो रात को इशा पढ़ते थे, उसके बाद सो जाते थे, कोई एक्टिविटी नहीं थी उसके अलावा, और सुबह अजानों के साथ ही उठ जाते थे। आजकल जो है वो स्लीप पैटर्न रिवर्स हो गए। इससे जो है वो मूड चेंजेस हैं, चिड़चिड़ापन है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे प्रॉब्लम से कनेक्टेड है। जी जी, इसके साथ कनेक्टेड है। अच्छा, यानी एक बच्चे के लिए दिन में जो आपने हार्मोन्स बताया, जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं, वो दिन में 2 दफ़ा सिक्रीट होते हैं आमतौर पे, मतलब 1 से 2 दफ़ा, रात को 3 से 4 दफ़ा 4 दफ़ा होते हैं, मतलब डबल टाइम आता है वो। हाँ, रात को कोशिश करें अपने बच्चों को, रात की नींद जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, रात को जल्दी सुलाएं। हमारे यहाँ बड़ा एक आम कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता है, बच्चे 1-1 बजे तक कार्टून्स में मगन हैं, वो पागल हो जाते हैं कार्टून्स देख देख के, और पेरेंट्स जो हैं वो अपनी गपशप और अपनी चीज़ों में, कामों में मसरूफ़ रहते हैं। बस असल में वो एक फैमिली बॉन्डिंग भी ख़त्म हो जाती है। अब एक कमरे में अगर 4 लोग बैठे हैं, वो चारों अपने अपने मोबाइल पे, माँ बाप अपने अपने मोबाइल पे हैं, बच्चे अपने मोबाइल पे लगे हुए हैं, उनका आपस में कोई वो इंटरेक्शन ही नहीं है, उनकी बॉन्डिंग भी नहीं होती। फिर ज़ाहिर है फिर जब बड़े हो जाते हैं फिर माँ बाप कहते हैं ये तो औलाद ही गंदी निकली है, ये हमारे ये तो इसकी हमारे साथ कोई एफिलिएशन ही नहीं है। भाई जब टाइम था तो आपने उसमें टाइम नहीं दिया उसको। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे और आपने बताया कि जो ग्रोथ है वो 3 फेजेस में होती है ना।
अच्छा, अब हम ये तो हम कर रहे थे बच्चे की बात, जब वो फेज़ से गुजर जाता है, प्यूबर्टी के फेज़ में आ जाता है, तो उस टाइम में बच्चों के ऊपर पढ़ाई का स्ट्रेस भी बहुत होता है, स्टडी बर्डन भी होता है, फिर पेरेंट्स की तरफ से, चूंकि बच्चा तो अभी सीख रहा होता है, उसने कुछ गलत हरकतें भी करनी है, कुछ अच्छे काम भी करने हैं, कुछ बुरे भी करने हैं। अब कुछ पेरेंट्स, इतने बाज़ पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो समझाने का तरीका ही उनका बड़ा डिफरेंट हो जाता है, फिर मार पीट भी होती है, फिर ये सारी चीज़ें भी। तो स्ट्रेस जो है वो कितना असरअंदाज होता है बच्चे की ग्रोथ पे? जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देंगे आप बच्चे पे तो उसका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट ही नहीं होता, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं उसका, वो उसकी ग्रोथ छोटा ही रहेगा वो, और ये फिर अगली नस्ल तक ये प्रॉब्लम जाएगा। इसका सबसे पहले एक तजर्बा हुआ था जर्मनी में। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब बहुत सारे बच्चे वहाँ यतीम रह गए और माँ बाप की डेथ हो गई, क्योंकि जंग, एक आलमी जंग थी, तो उसमें ना एक 2 यतीम खाने थे, उसमें जो है वो कैलकुलेटेड खुराक जाती थी, कैलकुलेटेड टाइम था सोने का, एजुकेशन एक जैसी थी, तो वो मैयर भी करते थे बच्चों को। तो उन्होंने साल बाद देखा कि एक यतीम खाने के बच्चे जो है वो बढ़ रहे हैं और दूसरे के नहीं बढ़ रहे हैं। तो बड़े परेशान हुए कि ये पूरे बच्चे कैसे नहीं बढ़ सकते एक उसके, ऐसा कैसे पॉसिबल है ऐसा कि कैसे एक ही possible है? यतीम खाने के बच्चे क्यों जी। नहीं? तो उन्होंने सारे फैक्टर्स को देखा, तो उन्होंने कहा कि और तो कुछ नहीं, एक मैट्रिन जो है ना वो अलग अलग है, बाकी चीज़ें तो एक जैसी जा रही है। तो उन्होंने स्वैप कर दिया उसको, इस वाली मैट्रिन को उधर भेज दिया और उस वाली को उधर भेज दिया। तो जब साल बाद फिर उन्होंने बच्चों को देखा, तो अब वो जो दूसरे वाले थे वो रुक गए बढ़ना, और जो दूसरे जो नहीं बढ़ रहे थे वो बढ़ना शुरू हो गए, क्योंकि वो हर वक्त वो जो है वो माहौल ऐसा रखती थी डंडे वाला, और स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा थी, तो उनके ग्रोथ हार्मोन ही सिक्रेट नहीं होते थे। अच्छा, हाँ, ये किस कदर अहम है जी। कि आप अपने बच्चों को जहनी दबाव से दूर रखें अगर हम बिल्कुल। चाहते हैं कि उनकी ग्रोथ हो। जी तो ये वाकई हकीकत है। जी। कुछ बच्चे होते हैं वो कुछ हसास बच्चे जी होते हाँ। हैं, सेंसिटिव होते जी। हैं, वो ज़रा ओवर थिंक भी हाँ। ज़्यादा करते हैं, जी। उनके अंदर बचपन से ही एहसास जो है ऐसा वो ही है। ज़रा ज़्यादा होता माँ है। बाप को अच्छा कभी आप में लड़ाई भी हो ना, जाहिर है इंसानों में होती है लड़ाई, तो माँ बाप कभी बच्चे के सामने नहीं लड़ सकते, ना लड़ना चाहिए कभी, ना शाउट करना चाहिए, बच्चे सहम जाते हैं, उनके ग्रोथ हार्मोन नहीं ये फिर वो सिक्रेट अवामिल होते हैं। हैं हाँ। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चे की ग्रोथ पर असर डाल रहे जी। होते हैं, लेकिन हम उनको नोटिस ही नहीं कर पा रहे हाँ। होते। ब्रेक पर जाएंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद इस मौजू पर बात करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप सब जानते हैं कि हमारा एक मज़ेदार सा सेगमेंट होता है बर्थडे विशेस का, जहां हम बर्थडे विशेस करते हैं लोगों को। तो आज जिन लोगों ने हमें रिक्वेस्ट भेजी थी उनको हम बर्थडे विश करते हैं। पहले हैं मलिक मुबीन साहब, उनको हमारे मेहमानों की जानिब से और रोही टीवी की पूरी टीम की जानिब से हम मलिक मुबीन को उनकी सालगिरह की मुबारकबाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो अपना जो आइंदा आने वाले साल हैं उसमें खुश रहें। इसी के साथ साथ जो दूसरे हैं वो हैं जाहिद इकबाल साहब, उनकी भी बर्थडे है जी। दोनों को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं हम रोही टीवी की पूरी टीम की जानिब से। आपको सालगिरह मुबारक, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपने आज के दिन को एंजॉय करें। और आज अपने इस बर्थडे के दिन अहद कर लें कि आपने अपनी ज़ात से किसी दूसरे इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना और दूसरों को खुश रखना है हमेशा। तो जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके जी, अब हम बात कर रहे थे बड़े अहम मौजू पर कि बच्चों की नशोनमा, बच्चों की ग्रोथ, उनमें हाइट भी कितना हाइट फैक्टर ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट है, मेंटली उनकी ग्रोथ होनी बड़ी अहम है। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम बात करें तो हमारी कहीं ना कहीं चीज़ें लिंक हो रही हैं हमारी ग़िज़ा से, हमारी डाइट से लिंक होती जा रही हैं। फिर मैंने वो जो शुरू में बात की प्रोग्राम के माओ का मानना है और जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनका मानना है कि हमारे ज़माने में तो कुदरती ग़िज़ाएँ मिलती थी, नेचुरल ग़िज़ाएँ थीं, और अब के टाइम में आप देख लें तो आपको सब्ज़ियाँ और फल जो हैं उनमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पानी सब्ज़ियों और फलों को जो लगता है वो हाइजीनिक नहीं होता। तो ये सारे मामलात जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फिर कुछ लोगों की पहुंच से सब्जियां और फल बड़ी दूर हैं, अब उन बच्चों की ग्रोथ में कैसे हेल्प हो सकती है।
अच्छा जी, हम इसी हवाले से हमारे साथ सलमान ज़मीर हैं जो कि हमें सब्जियों और फलों के रेट भी बताएंगे। जी सलमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई जो है वो अरूज पर जा चुकी है और खुद साख्ता महंगाई की वजह से शहरी जो है वो महंगे दामों अशरफुल-नोश ख़रीदने में मसरूफ़ हैं और इसकी वजह यह है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो इस वक्त गैर फ़ाल हैं और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो गर्मी की वजह से ऐसा लगता है जैसे कि दफ्तरों की जीनत बनकर बैठे हैं। एसी के ठंडे कमरों में जो है वो एसी के मज़े ले रहे हैं, मगर दूसरी जानिब आवाम जो है वो खुद साख्ता महंगाई के बोझ तले पिसी जा रही है। हर एक इलाके के दुकानदार का अपना जो रेट है वो मुख्तस कर दिया गया है। बात करेंगे सब्जियों के रेट्स के हवाले से तो इस वक्त मार्केट के कमेटी का जो रेट है अदरक का वो 420 रुपये है और लहसुन जो है वो 235 रुपये है, जबकि मार्केट के अंदर जो इस वक्त रेट पे चल रहा है अदरक जो है वो 550 रुपये और लहसुन जो है वो 300 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी निर्खनामे में आलू 86 है, प्याज 46 है और टमाटर 62 रुपये फ़ी किलो जो है वो मुकर्रर किया गया, मगर मार्केट के अंदर इस वक्त आलू जो है वो 100 है, टमाटर 70 और प्याज जो है वो 60 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। इसी के साथ साथ सरकारी निर्खनामे में खीरा 110 है, पालक 35 है, घिया कद्दू 130 है, लीमू 250 रुपये और करेला जो है वो 160 रुपये किलो तक जो है वो मुख्तस किया गया है। मगर मार्केट के अंदर इस वक्त खीरा जो है वो 100 है, पालक 50 है, घिया कद्दू 200 है, लीमू 300 है, जबकि करेला जो है वो 250 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरीके से बात करेंगे हम फलों की, तो फल भी इस वक्त आम शहरी की दस्तरस से बाहर हो चुके हैं और एक आम शख्स जो है उसके लिए फल ख़रीदना भी इंतहाई मुश्किल हो चुका है। अब फलों में सेब की बात करें तो सेब का सरकारी नर्ख जो है वो 205 रुपये है, जबकि मार्केट में ये 350 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। सरकारी निर्खनामे में पपीता जो है वो 400 है, चीकू 205, गरमा 150 रुपये किलो जो है उसका रेट मुख्तस किया गया है, मगर मार्केट के अंदर पपीता 650 है, चीकू 300 है और गरमा जो है वो 200 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरीके से फलों का बादशाह आम की बात करें तो इस वक्त आम चौंसा जो है वो 170 है, देसी आम जो है उसका रेट 46 है, जबकि अनवर रटोल जो है उसका रेट 186 रुपये मुख्तस किया गया है। मगर जी सलमान ने हमें रेट्स तो बता दिए सब्जियों और फलों के, लेकिन इसमें बड़ी मतलब हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमें सोचना चाहिए। ये जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स बैठे हैं और कुछ इदारे हैं जो काम कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि हमें थोड़ी सी इंसानियत भी दिखानी है। हमें ये आम बुनियादी चीज़ें हैं जो लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है। हर बच्चे, हर बड़े, हर बूढ़े के लिए ये इम्पॉर्टेंट है ये चीज़, तो खुदारा इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ग़िज़ा की बात करें तो अभी हमने रेट्स जो है वो आपने भी सुने, मैंने भी सुने तो अब ऑब्वियसली हम ग्रॉसरी करने भी जाते हैं तो जो ग्रॉसरी की चीज़ें हैं वो इस कदर महंगी हैं कि हम सोचें एक वो वालिदैन जो कि माँ भी कमा रही है, वालिद भी कमा रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें अफोर्ड करना इतनी मुश्किल होती जा रही हैं। तो सोचें कि वो पेरेंट्स जिनके सिर्फ वालिद कमा रहे हैं और माएँ घरों में होती हैं तो उनका क्या हाल होगा। जी बहुत मुश्किल हालात हैं आजकल। ज़ाहिर है आप सैलरी के हालात देखें और चीज़ों की महंगाई देखें तो ये टू एंड्स मीट करने ना बड़ा मुश्किल हो गया आजकल के हालात में। लेकिन फिर भी ये है कि कोशिश करते रहना चाहिए। आजकल मुझे पिछले दिनों एक सर्वेंट मिला तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब हम गोश्त जो है सिर्फ ईद पे खाते हैं। मतलब आई वॉज शॉक्ड कि एक वो कहते हैं बकरे का गोश्त हम सिर्फ ईद वाले दिन ही हमें मिलता है, उसके अलावा पूरा साल हम नहीं खा सकते। बस कभी 50 रुपये, कभी 100 रुपये का हम मुर्गी के गोश्त ले लिए, कभी कुछ ऐसे मतलब एक एक बोटी भी घर में एक बच्चे को नहीं आती। तो अगर ये हालात होंगे तो ज़ाहिर है फिर ग्रोथ इफ़ेक्ट होगी बच्चों की। तो ये अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें जो है वो प्राइस को कंट्रोल करे और सैलरीज जो है वो ज़ाहिर है कि इतनी तो हो कि कम से कम इंसान ज़िंदा तो रह सके ना। यहाँ अगर आपने सैलरीज बुनियादी आपने सैलरीज 25-30 हज़ार 35 हज़ार से बढ़ना ही नहीं है आगे, तो फिर आप खुदारा चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। ये गवर्नमेंट इदारों के लिए अगर तो आपके अंदर आपका ज़मीर ज़िंदा है और आप इंसान हैं तो आपको ज़रूर महसूस होगा कि ये चीज़ जो है वो बड़ी अहम है और हमें इंसानियत के नाते इन चीज़ों पर कंट्रोल करना ज़रूरी है, अगर सियासत को हम थोड़ी देर साइड पर रख के सोचें तो। अच्छा डॉक्टर साहब, खुराक में कौन से ऐसे वाइटामिन्स हैं, कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारी बेसिक खुराक में शामिल हैं जो हमारी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है, बच्चों की भी?
वाइटमिन जैसे एक तो फैट सोलुबल वाइटमिन होते हैं और एक वाटर सोलुबल वाइटमिन है। फैट सोलुबल में ए, डी, ई, के ये फैट सोलुबल वाइटमिन, और वाइटमिन B1, B2, B6, B12 ये सारे वाटर सोलुबल, ये सारे ही ज़रूरी है। ये मसल के फंक्शंस के लिए, ये बोन के फंक्शंस के लिए, ये ग्रोथ के लिए। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, ये सारे भी ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये मल्टीपल जो एंजाइम प्रोसेस हैं उनको जो है ये कैटलिस्ट के तौर पे काम करते हैं। तो ये सारे ही इंतहाई ज़रूरी हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसके अलावा जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स में जैसे आपको गोश्त हो गया, आपके पास दालें हो गई, ये ज़रूरी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में रोटी हो गई, आलू हो गए, चावल हो गए, इस तरह सब्जियां ज़रूरी है। इस तरह हर चीज़ एक बैलेंस डाइट में हर चीज़ शामिल होनी चाहिए। हाँ जी। और फैट्स के लिए क्या लेना ज़रूरी है? फैट्स के लिए तो हमें ये जैसे मक्खन है, मक्खन जैसे ये ऑयल हो गया, घी हो गया, इससे हमें जो है, फिर दूध पीते हैं उसमें भी फैट होता है। तो मल्टीपल चीज़ें से आपको फैट का सोर्स मिल रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बीमारियां हैं, कुछ मेजर डिजीज़ जो कि बच्चों में होती हैं और वो बच्चों की ग्रोथ पे असर डालती हैं? जी, किसी भी वाइटल ऑर्गन की जो जिस्म के लिए ज़रूरी है, उसकी अगर लॉन्ग टर्म एलिमेंट चल रही है, जैसे किसी को दिल की कोई पुरानी तकलीफ़ है, जिसको कोई फेफड़ों की तकलीफ़ है, या जिगर की तकलीफ़ है, या गुर्दों की, जो कि कई सालों साल से उसका इलाज चल रहा है, तो उन सब बच्चों में उसकी ग्रोथ इफ़ेक्ट होगी। तो उनकी हाइट, उसके लिए हाइट और वेट और उनकी नशो नुमा के लिए उन बीमारियों का भी कॉन्टीन्यूस इलाज की ज़रूरत है, इन एडिशन टू द खुराक जो है आप जैसे ले रहे हैं। जी ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे, प्रोग्राम के शुरू में भी हमने बात की कि ये आपने बात की माहौल की, और ये क्लाइमेट चेंज जो आजकल आ गया है, और क्लाइमेट चेंज की वजह से जितनी बीमारियां बड़ों में आ रही हैं उतनी ही बच्चों में भी आ रही हैं। जाहिर सी बात है, जब हमारी हवा ही आलूदा है, जहाँ पे हमने सांस लेना है, यानी हम सांस भी सही से नहीं ले सकते, पानी, खुराक, ये मसाइल तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन हम हवा में भी हमारे इतना पॉल्यूशन है कि हम सही से सांस भी नहीं ले सकते। तो क्या वो बच्चों की सेहत पर और बच्चों की ग्रोथ पर कोई असर डालता है? ये अभी आप देख लीजिएगा, महीने डेढ़ तक जो है ये स्मोक सीज़न शुरू हो जाएगा, और 3-4 महीने आपको सांस नहीं आ रहा होगा। ये जब सांस नहीं आ रहा तो फिर आपको जो फेफड़ों की बीमारी हैं, अस्थमा है, एलर्जिक राइनाइटिस है, ये सारी बीमारियां हम देखते हैं कि इस सीज़न में बढ़ जाती हैं। नमूनिया है। तो ये अब देखें ना, अब जब एयर आप जो सांस लेते हैं वही साफ़ नहीं होगी, वही प्योर नहीं होगी, तो फिर आपकी ग्रोथ तो इफ़ेक्ट होगी। तो इसके लिए फिर जो है ना, गवर्नमेंट बहुत सारे मेजर्स ले तो रही है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे वो नाकाफ़ी हैं। वो जब तक कि वो ये सारे जैसे बिजली घर हैं, जैसे ये इतने सारे जो ये ट्रैफिक जो है, वो बहुत सारी बसें, ये रिक्शे, ये जो धुआं उड़ाने वाली गाड़ियां हैं, इसके अलावा जो ज़िम्मेदार जो फसलों को जलाते हैं उससे भी, इसके अलावा भट्ठे हैं जो कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके अलावा जैसे फैक्ट्रीज़ हैं, मुल्तान में जैसे एक फैक्ट्री है, वो बहुत सारा जो है वो फ्यूम्स निकालती है, धुआं निकालती है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं जो है ना एयर पोल्यूशन की तरफ। उसके अलावा ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, उससे मिट्टी, धूड़, ये सीमेंट, ये हर चीज़ उससे जो है ना वो इफ़ेक्ट होती है, और ये फिर बच्चे की ग्रोथ पर असर डालती है। बिल्कुल डालती है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों में हार्मोन्स जो हैं उनका क्या रोल होता है, और ये कब से हार्मोन्स जो हैं वो रोल प्ले करना स्टार्ट करते हैं, और हार्मोन्स कब से काम करना शुरू करते हैं एक बच्चे में? हार्मोन्स जैसे ही माँ के पेट में बच्चा डेवलप होना शुरू होता है उसी वक्त से शुरू कर देते हैं। हाँ जी। और इनका रोल पूरी ज़िंदगी के लिए रोल है इनका, ये इनका सिर्फ 18 साल तक का रोल नहीं है। अब इंग्लैंड और अमेरिका में तो उन्होंने जिस बच्चे को ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत है वो लाइफ लॉन्ग का ग्रोथ हार्मोन, जो अगर नहीं बन रहा 18 साल तक तो वो दे रहे इसको क्या नाम है, ग्रोथ के लिए, उसके बाद मसल की स्ट्रेंथ के लिए, हार्ट की स्ट्रेंथ के लिए, बोन्स की स्ट्रेंथ के लिए, इस सब के लिए भी ज़रूरी है सारे हार्मोन्स बच्चों में माँ के पेट से ही बनना शुरू हो जाते हैं। क्या बात है। अच्छा जी, ब्रेक पे जाएंगे, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक व्यूवर्स। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। डॉक्टर साहब, अभी आप मुझे ऑफ द रिकॉर्ड एक बात बता रहे थे कि आपने जिक्र किया कि आप ग्रॉसरी करने गए और वहाँ पे एक खातून आई जिन्होंने 50 रुपए का जो है वो मुर्गी का गोश्त उसने मांगा। कहा कि हाँ। तो आप सोचें कि ये कितनी बड़ी एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है जी। जिससे मेंटली बंदा कितना हाँ जी। डिस्टर्ब होता है, सुनने वाला इतना डिस्टर्ब हो रहा है, तो जो चीज़ जिस पर बीत रही है वो कितना डिस्टर्ब हो रहा होगा उससे। जाहिर है कि 50 रुपए में देखें आधे पाव से भी कम गोश्त आया होगा, और पूरी फैमिली ने क्या खाया होगा उसमें। वो सिर्फ शोरबा ही बच्चों को मिल जाता होगा, बस वो थोड़ा सा गोश्त का टेस्ट आ गया बस। तो बड़ी मुश्किल हालात हैं मतलब ऐसा ही आम है। बंदे के ना। तो आजकल डॉक्टर के साहब, हालात। अडल्टहुड कितना बच्चे की ग्रोथ पे असर डालता है, उसमें जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो कितना ग्रोथ पर असर डालते हैं? जी, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जैसे प्यूबर्टी स्टार्ट होती है उस वक्त सेक्स हार्मोन्स, वो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल्स में जो है वो ईस्ट्राडायोल है। तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन प्लस टेस्टोस्टेरोन, इस पे ही सारी जो है ना अगली ग्रोथ जो एक प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट आता है। और जैसे अडल्ट हो जाता है बंदा, उसके बाद फिर जो ग्रोथ प्लेट्स होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बंद होनी शुरू हो जाती हैं। अगर वो बंद ना हो रही होती तो फिर हमारे कद अभी तक बढ़ रहे होते हैं। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों की जब हम फिजिकली उनकी ग्रोथ की बात करते हैं तो हमें समझ आता है, लेकिन मेंटली उनकी ग्रोथ की जब बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि उनकी मेंटली ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल ग्रोथ के साथ साथ उनकी बॉडी के साथ साथ उनके ऑर्गन्स के साथ साथ मेंटली ग्रो करना भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये इंतहाई ज़रूरी है। आजकल आप देखें बच्चों में जो है बहुत सारा चिड़चिड़ापन है। वो माँ बाप समझते हैं कि बच्चे डिसोबीडियंट हो गए हैं, हमारा कहना नहीं मानते, ये एंग्री होते हैं, कपड़े फाड़ देते हैं, चीज़ें उठा के फेंक देते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। हाँ जी, ये तब उस घर में होता है जब उनकी बच्चों की बात सुनी नहीं जा रही और उसको समझा नहीं जा रहा। जब तक कि आप बच्चों की रिक्वायरमेंट्स उनकी जो है वो चीज़ें समझेंगे ही नहीं और उसको आप हल नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है वो टेंट्रम में बच्चे चले जाते हैं। तो फिर शाउट करते हैं, फिर मतलब फिर माँ बाप कहते हैं कि हमारे बच्चों को पता नहीं क्या हो गया है, साया हो गया, किसी ने तावीज़ कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है। वो अपने ऊपर असल में ब्लेम लेना कोई नहीं चाहता। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, कम्युनिकेशन स्किल आज के बच्चे के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे को बोलना आना, कॉन्फिडेंस होना उसमें बड़ा अहम है। हमने देखा है कुछ बच्चों में या तो कॉन्फिडेंस होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है, कुछ नॉर्मल भी होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डरे सहमे हर वक्त ऐसे रहते हैं, जिनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल का बड़ा गैप होता है। तो क्या वो भी जहनी नशोनुमा का हिस्सा है? बिल्कुल है। असल में इन बच्चों के जो बिल्कुल डरे सहमे रहेंगे, आप अगर डिग डाउन करें ना कि चीज़ें कहाँ से शुरू हुई, तो घरों में उनके यकीनन लड़ाई का माहौल होगा। अच्छा। और फिर उसके बाद जैसे वो स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स को, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है तो आपको टीचर को भी कहना चाहिए कि इस बच्चे को जो है आप जो है ना क्लास के सामने खड़ा करें, वो थोड़ा बहुत बोले, कोई एक एक दो मिनट के कोई स्पीच कर ले या कुछ ऐसा। फिर मैंने कुछ पेरेंट्स को ये भी देखा है कि वो घर में ना बच्चे को एक स्पीच लिख के देते हैं। उन्होंने एक पेरेंट ने तो अपना वो माइक लेके दिया होता, स्टैंड था, वो बच्चा डेली खड़ा होकर स्पीच करता होता था वहाँ। तो फिर जाहिर है कि जैसे वो बड़ा हुआ है तो अब वो बहुत कॉन्फिडेंट है इस। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि वो बचपन से ये चीज़ें देख रहे हैं। आते हैं बच्चों को लेके, अपने मसाइल डिस्कस करते हैं, तो आप उन्हें ये रिकमेंडेशन देते हैं या आप उनको बताते हैं कि जो आपके घर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो बच्चे की सेहत पर असर डाल रहे हैं? जी, बच्चों के सामने जो है वो कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई लड़ना ही है तो आप उस जगह जाके लड़े जहाँ बच्चे करीब ना हो। और अगर ये तो पाकिस्तान है ना, ये तो हमारी हर किस्म की जन्नत है। यही बात अगर आप वहाँ इंग्लैंड में या अमेरिका या कनाडा अगर बच्चों के सामने लड़े और बच्चे ने 911 पे कॉल कर दी तो वो आगे बच्चा ले जाते हैं आपसे और आपको जेल में होंगे आप। चलिए जी, कॉलर लाइन पे हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है आपका? बताइए क्या कहना चाह रही हैं? मेरी बेटी ना 6 साल की है, 4 अगस्त को 6 साल की पूरी हुई है। ठीक है। तो ना उसे ना कमजोर भी बहुत ज्यादा है और ना वो पद भी नहीं निकाल रही। अच्छा, क्या वेट है आपकी बच्ची का? कितना वेट है? उसका वजन तकरीबन है 12 किलो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। डॉक्टर साहब, 12 kg वेट है? 12 kg तो बहुत कम है, ये 2 साल के बच्चे का वेट है 12 kg। देखिए 5 साल की बच्ची है, मैं खुद इसलिए वेट भी मैंने इसलिए पूछा कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ हाइट लेना भी इम्पोर्टेंट है।
हाइट लेके वो कह फिर रही है कद पेरेंट्स की निकाल नहीं हाइट पा भी रही। लेनी नहीं। देखिए ना, अब मुझे पता नहीं कि हाइट कितनी है बच्चे की, उसकी हाइट भी मेजर करनी, फिर पेरेंट्स की हाइट लेनी, फिर ग्राफ पे प्लॉट करनी। हाँ जी, इसलिए उसके बाद जाहिर है कि आप इन्वेस्टिगेशन से जो भी उसकी डिजीज़ तक जाने के लिए आपको ये काम करना पड़ेंगे, तभी ठीक आप है। डायग्नोसिस बनेगी तो ही आप उसका इलाज कर इलाज पाएंगे। कर सकते हैं। तो हाँ बेहतर है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। जी। आप किसी भी स्पेसिफिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं, हमारे पास डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं। तो कोई भी सवाल हो, कोई भी चीज़ हो, आप जब तक क्लिनिकली प्रूवन नहीं होगी चीज़, हम उसके जी। ऊपर कोई भी एक हल आपको यहाँ पे बैठ के नहीं बता सकते। डाइट Obviously, अच्छी रखें बच्चे हाँ। की, जो है वो उसको जो है वो बाहर भी लेके जाया करें, उसको खेलने के मौके होने चाहिए बच्चों के पास। डॉक्टर साहब कोई हाँ। ऐसी ग़िज़ा बताएं जो स्पेसिफिकली, क्या कोई हमारी डाइट में ऐसी ग़िज़ाएं शामिल होती हैं जो कद बढ़ाने में हमारी मदद करें? वो जैसे डेली बच्चे को अंडा देना चाहिए, उसे रोटी पराठा जो भी बच्चा लेता ये है। आप अगर वो जो जी कॉलर हाँ, जिन्होंने हमें कॉल जी। की, वो अगर ये डाइट प्लान भी फॉलो कर लें तो जी आई हाँ। थिंक उनके लिए बहुत उसके बेहतर बाद होगा। उसे राइस भी चाहिए, उसे सब्जियां भी चाहिए, उसको गोश्त कीमा भी चाहिए, ठीक आलू है। भी चाहिए। और ये जो जंक फूड है इससे बचाएं बच्चे को। और ये जो बेकरी आइटम है और जो ये टॉफ़ियाँ, Preserve चॉकलेट, मिठाई, इस टाइप की ये चीज़ों से बचाएं बच्चे को। टाइम पे खाना खाएं और एक्टिविटीज़ अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ आप रखेंगे। डॉक्टर साहब, प्रिजर्व फूड आजकल बड़ा कॉमन कर दिया हमने। नगेट्स हो गए, विंग्स हो गए, जी। और ये सारी चीज़ें हमने बच्चों को स्कूल लंच बॉक्सेस में डाल के देना शुरू कर दिया। एक तो ईजी टू कुक है, जी। आराम से कुक हो जाती हैं। फिर जी आप उन्हें लंच बॉक्स में डाल के दे दें, आराम से वो बच्चे जी। खाते हैं और तो बच्चे उसको इंजॉय भी करते हैं। तो वो असर डालती है सेहत पर। उसका ये है कि जब आप एक दफ़ा प्रोसेस फूड पे डाल देते हैं ना, फिर कोई और चीज़ वो ठीक है। खाता नहीं है। ठीक है, जब आप बचपन में उसे सब्जी नहीं खिलाएंगे, तो वो वो कभी भी नहीं preserve खाएगा सब्जी उसमें। ठीक है जी। वो फिर कॉल हर दफ़ा वो कहेगा कि मुझे जो है वो यही नगेट्स चाहिए। ही चाहिए और यही चाहिए। कॉलर लाइन पे हमारे साथ कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये टीवी की आवाज़ बंद करें, पीछे से टीवी की आवाज़ बंद करके। चलें, अब बताएं क्या कहना चाह रही हैं? अच्छा, ये है कि मेरी बेटी को ना जुकाम रहता है हर हाँ। वक्त। सर्दियाँ और गर्मियों को दोनों से जुकाम रहता है। कभी भी अच्छा। दवाई लेते हैं, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, हॉस्पिटल हर जगह से दवाई ली है, लेकिन उसको आराम ही नहीं आ रहा। अच्छा जी, क्या आपकी बेटी की एज क्या है? उसकी ना अब 9 साल है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। इनको बेटी को मोस्ट प्रोबेबली एलर्जिक राइनाइटिस है और ये एलर्जी की वजह से जो है वो बच्चों को फिर नज़ला रहता है। तो उसके लिए जब आप प्रॉपर इलाज करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस का, तो बहुत सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं इसमें। उसके लिए आपको नेज़ल स्प्रे लेना पड़ता है, दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। जी। कुछ लोग ऐसे हैं जो अब बच्चों की हम बात कर रहे हैं, तो बच्चों से जब बढ़ते हैं, एज बढ़ती है, तो कुछ लोगों का इस चीज़ की सर्जरीज भी होती हैं। अब वो सर्जरी जो है वो हाइट बढ़ाने के लिए वो एक मुश्किल अमल है और वो कभी भी ऑप्ट नहीं करना चाहिए। उसके लिए अच्छा। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि जैसे सर्जरी ऐसे है कि आपने एक टांग जो है वो बीच में से काटी है और उसे ज़रा आपने 2 इंच दूर छोड़ दिया उसे, अच्छा। और बीच में नेट डाल दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते या 1 इंच छोड़ दिया दूर, एट सम पॉइंट जाके हाँ मिल वो आगे जाएगी। मिल जाएगी। लेकिन इसमें टाइम लगेगा, आप बेड पे रहेंगे, आपने 1 इंच या 2 इंच बढ़ाना है, तो इस प्रोसेस में आपको साल लग सकता है, प्लस आपको टांगों की इन्फेक्शन हो जाएगी, कुछ भी और हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप कभी नहीं जो है ना सर्जरी की तरफ मेरा तो रिकमेंडेशन नहीं है। नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आप आए, आपने टाइम दिया और बड़े अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन भी की, और लोगों को उम्मीद करती हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चल भी गई होंगी। डॉक्टर साहब ने डाइट के हवाले से और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और बच्चों के लिए ज़रूरी हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। चलते हैं जी, अब आपसे इजाज़त लेते हैं क्योंकि वक्त ख़त्म हो चुका है। कल मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।